चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का पार्ट 2 है जो कि बचा हुआ था ऑनलाइन में। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो बताइएगा। 1967 से लेके 68 में हुई थी, ये जान लीजिएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967 से 68 में हुई। दूसरा क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितना होता है? देखिए 46%, 46.8% या 47%, यही देता है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में रहता है? तो ये एमाइड के रूप में रहता है, ये भी जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि दलहनी फसलों में उपस्थित जो है लेग लेग बोलते हैं हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ऑक्सीजन का जो है अवशोषण करने का काम है। और लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप बताइएगा। लोहा पाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्च में चरपराहट का कारण होता है। मतलब एक तरह से चरपराहट हो जाता है, बीमारी कहते हैं उसको, एक तरह से बीमारी मिर्च में हो जाता है। तो बताइए किस कारण हो जाता है, कौन सी कमी के कारण हो जाता है? तो ये हो जाता है कैप्सेथीन के कारण हो जाता है, कैप्सेथीन के कारण हो जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जेली का रंग लाल किसके कारण होता है? तो जेली का रंग जैसे पूछेगा तो अम्ल के कारण हो जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि बीज अंकुरन की क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो बीज अंकुरन की क्षमता का परीक्षण अगर पूछे किसके द्वारा होता है तो आप बताइएगा। क्लोराइड के द्वारा होता है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए पढ़ते जा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ बायोलॉजी का ऑनलाइन, और ये इंपॉर्टेंट है, खाली सुनने का जरूरत है। अब बीज अंकुरन की क्षमता की बात हो गई, परीक्षण की बात हो गई, तो बीज अंकुरन के दौरान क्या घटित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें याद रखिए उष्मा का विमोचन होता है, ठीक है। घटित अगर पूछेगा तो उष्मा का विमोचन होता है। आगे सवाल पूछता है कि किण्वन विधि द्वारा गन्ने के रस में खमीर मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है सिरका। क्या बनाया जाता है? सिरका बनाया जाता है, ठीक है। किसने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन है? तो किसने बताया पेड़ पौधों में जीवन है? तो वो बताया था जगदीश चंद्र बोस ने बताए थे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनेंगे। पादप लय का मतलब होता है फाइटोट्रोन, बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पादप लय को ही फाइटोट्रोन बोलते हैं, इंग्लिश शब्द है। एक सुविधा है, क्या सुविधा है, क्या करता है ये? तो ये करता है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? फाइटोट्रोन का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलिए, आगे सवाल बनता है कि शीत पेयों जैसे कोका कोला हो गया में पर्याप्त मात्रा होती है। किस चीज की मात्रा होती है जो पीते हैं शीत पेय, जो ठंडा बोलते हैं, जिसे शीत पेय बोलते हैं, मतलब ठंडा चीज जो पीते हैं वो पर्याप्त मात्रा में होती है। किस चीज का होता है? तो कैफीन का होता है। तो कोको कोला की बात करें पर्याप्त मात्रा में होता है तो कैफीन होता है। पेंडिमेथिलीन क्या है? तो ये खरपतवारी नाशी रसायन है, ये ध्यान रखिएगा। खरपतवारी नाशी जो है रसायन है, एक बात फिक्स है। और एक है नग्न चट्टानों एवं रेतीले टीलों पर सबसे पहले उगने वाला जो है मरूदभिद पौधे होते हैं, तो वो होते हैं लाइकेन होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो नग्न चट्टानों एवं रेतीले चट्टानों पर सबसे पहले उगने वाला जो मरूदभिद पौधे होते हैं वो लाइकेन होते हैं। आगे चलेंगे। बायोपोल जो होता है क्या है? तो बायोपोल एक जीवाणु द्वारा निर्मित एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल है कि बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो ये सेमोफाइट कहते हैं। बालू पे उगने वाले जो पौधे होते हैं उसे सेमोफाइट कहते हैं। एपोमिक्सम या एपोमिक्सिस जो होते हैं क्या है? एपोमिक्सिस कहते हैं क्या है? तो वो बगैर निषेचन हुए भ्रूण निर्माण करता है या निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, पौधों में पंडुरीकरण कब होता है? तो ये जब उन्हें अंधेरे में उगाते हैं, जब उन्हें अंधेरे में उगाते हैं उसी को कहते हैं, याद रखिएगा, पंडुरीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मतलब टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदनशील यंत्र जिसे केसोग्राफ किसने बनाया था? तो वो बनाए थे सर जगदीश चंद्र बोस। पौधे का वृद्धि हो रहा है कि बढ़ रहा है कि नहीं, उसके रिकॉर्ड के लिए बनाया गया था केसोग्राफ। बनाने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम है सर जगदीश चंद्र बोस नाम है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि बेबी फोलिया नामक वृक्ष की छाल से कैंसर की कौन सी दवा बनाई गई है? तो टैक्सोल का जो है बनाया गया है। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन के कमी न समाप्त हो इसलिए होता है। सरसों वर्नाकुलर नामक किस संस्कृति शब्द से लिया गया है जो छंदो उपनिषद 1000 बीसी में दर्शाया गया है? तो सरसापा शब्द अर्थात सरसों का तेल, याद रखिएगा। ऑक्सीनोमीटर से क्या मापा जाता है?
तो पौधों की रेखीय वृद्धि मापा जाता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो है, जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, वह है, उसे क्या कहते हैं, वह है यूरेनॉल, जो कि आप देखे होंगे लौंग का तेल, है ना। आगे बनता है कि पौधे में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है, तो वो पोटाश का जो है अनिवार्य होता है। पोटाश मतलब के इसका सिंबल है, याद रखिएगा। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाती है, लोहा जो है पौधे में क्या भूमिका निभाती है, तो ऑक्सीजन का हस्तांतरण, याद रखिएगा, हस्तांतरण है। ऑक्सीजन का हस्तांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन है। बंदा गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता है, किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, खाली सिर्फ वन लाइनर है और कुछ ज़्यादा नहीं जानकारी देंगे, क्योंकि एलपी का लास्ट एग्जाम है, तो आपको वन लाइनर देख के जाना है, बस हम यही कहेंगे, और जितना हो सके उतना देख लीजिएगा स्पीड करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधे की किस किस क्रिया में ऐसे ब्लेडनम बोला जाता है, मॉलीब्लेडनम महत्वपूर्ण योगदान करता है, तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। आगे सवाल बनता है कि विषाणु को जीवित तरल संक्रमण या संक्रमक का नाम किसने दिया, तो ये लुई पाश्चर और एक थे बीज रेक थे, दो व्यक्ति थे, जैसे दो वैज्ञानिक थे, लुई पाश्चर थे और बीज रेक थे, जो कि विषाणु की जो है जीवित तरल संक्रमण का नाम दिए थे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे सवाल बनता है कि ओरनोन के अनुसार पौधों के कुल आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो 16 हैं, याद रखिएगा। कितने तत्व हैं, 16 तत्व हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे पूछता है आपसे कि इस सूची में 17वां जो है तत्व जो है सोडियम को किसने जोड़ा, तो वो जोड़ा पीपी वॉर्न बेल ने जोड़े। कौन जोड़े, पीपी वॉर्न बेल ने जोड़े, जी वुड बोलते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि इस सूची में 18वां तत्व जो है कोबाल्ट को किसने जोड़ा, तो वो देखिए यहाँ पे दो नाम हैं, जिसे एच.जे. इवेंस बोलते हैं और एक है एस हमीड बोलते हैं। ठीक है, हमीड बोला जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि पौधे में प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन हैं, तो पौधे में अगर प्रमुख पोषक तत्व पूछेगा तो नाइट्रोजन बताइएगा, फास्फोरस बता दीजिएगा और पोटाशियम बता दीजिएगा, ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे और सवाल क्या बनता है कि पौधे में गौण पोषक तत्व कौन कौन है, तो वो सल्फर है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ठीक है, तो पौधे में गौण पोषक तत्व अगर पूछे कौन कौन है, तो सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। आगे चलते हैं, तो आगे ये तो हो गया, पौधे में गौण पोषक तत्व हो गए। आगे ये है कि पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व है, पोषक तत्व अगर पूछेगा, देखिए एक गौण पोषक तत्व होता है जिसमें सल्फर और कैल्शियम और मैग्नीशियम लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे तो फिर से सुन लीजिए कि पौधे में जो सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो जिसे कहते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो जरूर ध्यान रखिए, उसमें लोहा होता है, जस्ता होता है, तांबा होता है, क्लोरीन होते हैं। इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं, बोरॉन है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है और ये जो मोलिब्डेनम जो है, ये भी एक आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये पौधे में होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे सवाल पूछता है कि क्रॉप लॉन्गिंग, ठीक है, क्रॉप लॉन्गिंग किसके परीक्षण की एक विधि है, तो फसल उत्पादन हेतु पौधे की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्रॉप लॉन्गिंग जो है किसका परीक्षण की एक विधि है, तो वो फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषण या पोषक कहिए आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण कहा जाता है, इसे क्रॉप लॉन्गिंग का, मतलब हम पौधे का विश्लेषण कर सकते हैं, बस इतना ही है और इतना लंबा घुमाया हुआ है सर। सरसों के तेल में जो है कड़वाहट किस रसायन के कारण होती है, तो सरसों के तेल में जो कड़वाहट होती है किस रसायन के कारण होती है, तो वो होता है ग्लूकोसाइलेट्रस और ग्लूकोसाइड सिनग्रीन के कारण होता है। ठीक है, तो सरसों के तेल में जो कड़वाहट होता है, कड़वाहट जो कहते हैं कि रसायन के कारण होता है, तो वो होता है ग्लूकोसाइट्रिन, साइट्रस बोलते हैं या ग्लूकोसाइड बोलते हैं, सिनग्रीन बोलते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे हम बोलते हैं C10 बोलते हैं, S6 बोलते हैं, O9 बोलते हैं, NS2 और K होता है, जो कि आप देख रहे हैं, इसका सूत्र एक तरह से याद रखिएगा। आगे सवाल है कि राजस्थान का जो है राज्य वृक्ष है कौन, ये एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछते रहते हैं, जो कि आप हमारे जो है कला साहित्य से जो वीडियो बन रहा है वो देख लीजिएगा। खिजड़ी कहते हैं, ठीक है, तो खिजड़ी है राजस्थान का, अगर राज्य वृक्ष पूछा जाए तो खिजड़ी है, और ये
हर क्षेत्र में पूछता है, साइंस से लेके आपका एसएसटी लेके सब में पूछता है। आगे सवाल है कि पद्म पुराण के अनुसार चमेली पुष्पी पौधे को लगाने से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है तो कुल वृद्धि होता है। क्या होता है? कुल वृद्धि होता है। नीम बीज में तेल का प्रतिशतता जो होता है कितना होता है? तो 45 से 50 होता है, मतलब 45 से 50 होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे सवाल और क्या बन सकता है कि वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? तो रेयॉन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि रबड़ के वृक्षों से निकलने वाले द्रव को क्या कहते हैं? लेक्टस कहते हैं। यह रबड़ का जो है नेचुरल फॉर्म होता है लेक्टस, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे आगे पढ़ेंगे जंतु जगत से संबंधित प्रमुख तथ्य जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए तैयार रहिएगा। इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, पहला है कि सबसे बड़ी स्तनी कौन है? तो नील व्हेल है। सबसे विशाल स्थलीय स्तनी कौन है? हाथी है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सा माना जाता है? तो फीमर को माना जाता है, जो कि हमारे जांग का होता है, फीमर का, है ना। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है बता सकते हैं? तो अजगर है, बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ी मछली अगर पूछे तो मछली में पूछेगा ना तो रिनोडॉन नाम है इसका, रिनोडॉन टाइपस। पूरा सुनते जाइएगा, सिर्फ वन लाइनर है इसलिए सुनाते जा रहे हैं। रिनोडॉन टाइपस बता दीजिएगा। आगे सवाल है कि सबसे बड़ा जो है मोलस्क क्या है बताइएगा? तो वो है जाइंट वर्ड है, ठीक है। क्या है? स्क्विड वर्ड नाम बोला जाता है, ऐसे अच्छे से उच्चारण अगर करें तो स्क्विड वर्ड है, ठीक है। तो जाइंट स्क्विड है अगर सबसे बड़ा मोलास्क पूछे तो, ठीक है। आगे अगर आपसे और क्या पूछेगा, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा सिलेंट्रेटा कौन सा है, तो सिलेंट्रेटा अगर पूछे तो जेलीफिश तो आप जानते ही। एक और नाम जान लीजिए, साइनिया और जेलीफिश दो है सबसे बड़ा। सीले ऐसे बोलते हैं, सिलेंट्रेटा बोलते हैं। आगे सवाल है कि सबसे बड़ा अंडा, अब सबसे बड़ा अंडा किसका है? कौन सा जंतु का है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे ज्यादा है, बड़ा होता है। अगर सबसे बड़ी शीरा अगर पूछे तो कौन सी है? सबसे बड़ी शीरा अगर पूछे तो हम बताते हैं बेना कावा का है, जिसे इंफीरियर बेना कावा बोला जाता है, ठीक है। ये जान के इंफीरियर बेना कावा बोलते हैं। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी, तो सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी तो शुतुरमुर्ग है, जो कि सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाला पक्षी है, उड़ता नहीं है। सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही होता है, जो कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप बताइए, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी नाम दे देता है। ऑस्ट्रिच का नाम सुने? वही है। तो विशालतम जीवित सरीसृप की अगर बात करें, विशालतम सरीसृप याद रखिए, जो रेंगने वाला कहते हैं, सरीसृप मतलब रेंगने वाला जंतु की बात हो रही है, तो हम बताते हैं टर्रीटिल। क्या होते हैं? टर्रीटिल, नाम ही है पूरा, ऐसे देखिए टर्रीटिल बता दीजिएगा। ये क्लियर हो गया। आगे सवाल पूछेगा कि विशाल में सबसे विषैले सर्प कौन से हैं? तो हाइड्रोफिश है। तो सबसे विशाल, विश्व के सबसे विशाल सर्प कौन है? हाइड्रोफिश है। अगर आपसे पूछे सबसे लंबी स्तनी कौन सी है? तो जिराफ है। ये आप अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? तो हिमिंग बर्ड है। कौन है? हिमिंग बर्ड है। तो सबसे छोटी चिड़िया अगर पूछे तो हिमिंग बर्ड है। अगर आपसे पूछ रहा है कि दांत रहित स्तनी कौन सी है? तो चींटीखोर है, ठीक है। दांत रहित स्तनी अगर पूछे तो चींटीखोर को बोलिएगा। और अगर पूछे आपसे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो हमारा हृदय है, आप अच्छे से जानते हैं। सबसे व्यस्त अगर पूछे तो जंतु का कौन सा भाग सबसे व्यस्त है? मानव का अंग कौन सा? हृदय है। अगर शरीर का सबसे भारी अंग पूछे तो यकृत बताइएगा, लीवर बताइएगा। क्या बताइएगा? लीवर बता दीजिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे भारी केसुरुका कौन सा है? तो लुम्बर है। क्या है? लुम्बर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे मजबूत पेशी कौन सा है? सबसे मजबूत पेशी कौन है? तो जबड़े की पेशी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे मजबूत पेशी अगर पूछे तो जबड़े की पेशी बताइएगा। अगर पूछे कि पुरुषों को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कितना होता है? तो 2400 किलो कैलोरी होते हैं। तो पुरुषों को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कौन सी होती है? तो 2400 कैलोरी होता है। अगर आपसे पूछे महिलाओं को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कितने होते हैं? तो हम बताएंगे 200, मतलब 2200 कैलोरी होते हैं, किलो कैलोरी माना जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो महिलाओं का प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी अगर पूछे तो क्या बताइएगा? तो 2200 किलो कैलोरी बताएंगे। अगर पुरुषों का प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी बोलेगा तो हम बताएंगे 2400 किलो कैलोरी बताएंगे। पुरुषों में 2400 होता है, महिलाओं में 2200, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि सबसे पुराना प्राइमेट, तो सबसे पुराना प्राइमेट होता है लीमर। कौन होता है? लीमर होता है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पुराना आर्थ्रोपोड कौन सा होता है? पेरीपैटस होते हैं। क्या होते हैं? पेरीपैटस होते हैं, सबसे पुराना पेरीपैटस होते हैं, माना जाता है, ठीक है। सबसे पुराना आर्थ्रोपोड अगर पूछे तो हम बताएंगे पेरीपैटस बोलेंगे। सबसे पुराना स्तनी अगर पूछा जाए तो सबसे पुराना स्तनी जो जानवर होता है वो होता है एकिडना। क्या होता है? एकिडना। देखिए जंतु बोलूं, जंतु जगत बोलूं, कोई दिक्कत नहीं, आप बस ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना कपी कौन सा है? गिवन। गिवन बोलिएगा। क्या बोलिएगा? गिवन बोल दिया। सबसे पुराना जो अगर कपी बोले तो गिवन बताइएगा। अगर सबसे विषैला भारतीय सर्प पूछे तो किंग कोबरा का नाम सुने, कोबरा याद रखिएगा। सबसे विषैला छिपकली बताइए कौन सा है? तो हीलोडर्मा है। क्या है? हीलोडर्मा है, याद रखिएगा। सबसे विषैला अगर छिपकली पूछे तो हीमोडर्मा है। अगर आपसे पूछे अंडा देने वाली स्तनी कौन सी है? तो एकिडना है, जिसे डाक विल्प लेटिपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटिपस बोलते हैं, तो विल्प लेटिपस बोला जाता है,
ठीक है। और चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। आगे सवाल है कि भारत में सबसे विशाल म्यूजियम कौन सा है? चेन्नई है सबसे विशाल। भारत में सबसे विशाल चिड़ियाघर कौन सा है? तो कोलकाता का है, आप जानते हैं चिड़ियाघर है कोलकाता का है। भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ है? तो मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। मतलब में सबसे बड़ा चिड़ियाघर अगर पूछे तो क्रूगर बताइएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है। क्रूगर मतलब दक्षिण अफ्रीका का है। आगे चलिएगा, अब चलते हैं मानव रक्त से संबंधित जो भी सवाल बनने की संभावना है वो हम पढ़ेंगे, और फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि सब पढ़ा चुका हूं मैं। अगर नहीं जानते हैं आप तो प्लेलिस्ट में आ जाइए नरेंद्र अकाडमी का। और मैं चाहता हूं कि नरेंद्र अकाडमी शिक्षा मंत्र सिर्फ जीके जीएस के लिए जाना जाता है। कोई भी एग्जाम अगर देने जाते हैं 100% आपका क्वेश्चन लड़ेगा, ये नरेंद्र अकाडमी का वादा है, हमेशा याद रखिएगा। एक स्लोगन बहुत दिन हो गया बोले हुए, आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। रक्त समूह की खोज किसने की? वो किए कार्ल लैंड स्टीनर, नाम है उनका पूरा, और 1901 में किए थे। ये सवाल हो गया। अगर और सवाल क्या है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की, ठीक है। क्या किए? विलियम हार्वे ने किए थे। अगर पूछे मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो वो है 7% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। अगर आपसे पूछे एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, ये फिक्स है, ठीक है, 5 से 6 लीटर होते हैं। अगर आपसे पूछे एक वयस्क महिलाओं में औसतन कितना रक्त होता है? तो ये 4 से 5 लीटर होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए आगे सवाल है कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ कौन-कौन होते हैं? ये जरूरी है, कौन-कौन पाए जाते हैं? तो एक तो प्लाज्मा पाया जाता है, दूसरा रुधिर अणु पाया जाता है, जो कि आप जानते हैं। आगे चलेगा, आगे सवाल बनता है कि रक्त में प्लाज्मा तथा रुधिर अणु का प्रतिशत क्रमशः होता है कितना? तो देखिए प्लाज्मा में होगा 55% और रुधिर अणु में होता है 45%। याद गया? तो सबसे ज्यादा आपका प्लाज्मा में होगा। देखिए रुधिर अणु को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा गया है। लाल रक्त जिसे आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और एक तीसरा नंबर पे होता है रक्त जो है विमानु बोला जाता है, विमानु बोला जाता है, याद रखिए, जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं या प्लेटलेट्स, ठीक है, जो देख रहे हैं आप। अब याद रखिएगा कि लाल रक्त कण को एक और नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, या में करके दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ना हम लोग को जरूरी है, तो सुन लीजिए। रुधिराणु को 3 भाग में जो बांटा गया है, उसमें से आरबीसी को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है इरिथ्रोसाइटस बोलते हैं, ठीक है, जिसे आरबीसी को बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिका जो है या कण जो है डब्ल्यूबीसी, उसको क्या पूरा नाम इनका होता है कि ल्यूकोसाइटस बोलते हैं, पूरा शुद्ध यहाँ पे अलग कर दिया, ल्यूकोसाइटस, पूरा उच्चारण अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात की जो तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं रक्त विमाणु, जिसे प्लेटलेट बोलते हैं या प्लेटलेट्स बोलते हैं, उसका नाम जो है याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटस। इसका जो ये है यहाँ पे लगा दीजिए बम्बो, तो थ्रोम्बोसाइटस बोल दीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको नरेंद्र अकाडमी टेलीग्राम पे मिल जाता है। 9 बजे आपको हमेशा मॉक टेस्ट चलाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल अगर होता है तो कितना होता है? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है तो 1 से 4 दिन होते हैं। अगर आपसे पूछे जो विमाणु का जीवन काल पूछे, रक्त विमाणु मतलब ब्लड प्लेटलेट्स का अगर पूछे जीवन काल, तो 3 से 5 दिन होते हैं। याद रखिए 3 से 4 दिन कभी-कभी दे देता है, लेकिन 4 नहीं ध्यान रखना है, 3 से 5 जो है सही है, याद रखिएगा, ठीक है। कहीं-कहीं दे देता है, तो अगर ऑप्शन में 3 और 5 नहीं रहे तभी 3-4 लगाइएगा, ऐसे अन्यथा मत लगाइएगा। चलेंगे आगे। तो रक्त विमाणु मतलब ब्लड प्लेटलेट्स की बात हो रही है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, मतलब बोन मैरो में होता है, आप अच्छे से जानते हैं। आरबीसी का रंग अगर पूछे लाल क्यों होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसके कारण हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन है क्या? ये शब्द आ गया। तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का एक यौगिक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ये ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो प्रोटीन का एक यौगिक है। अगर आपसे पूछे हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो है लौह यौगिक का नाम क्या है? तो ये है हीमैंटिन है, हीमैंटिन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक का नाम बताइए, तो हीमैंटिन बताइएगा, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, यही डब्ल्यूबीसी का कार्य है, ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। आगे सवाल पूछता है कि रक्त विषाणु का मुख्य जो कार्य है क्या है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करना ही रक्त विषाणु का मुख्य कार्य माना जाता है। देखिए ये सवाल को ध्यान से सुनेंगे। शरीर में रक्त वर्ग है, तो रक्त वर्ग जो होता है वो होता है 4 ढंग का। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और वो होता है। ये जो आपका शरीर के रक्त वर्ग हैं, आपको बताया गया कितने वर्ग में बांटे गए हैं। आगे सवाल है कि सर्वग्राही को ही यूनिवर्सल रिवर्स कहते हैं। देखिए ग्राही करने का मतलब लेने वाला, सिर्फ लेने वाला। रक्त समूह कौन सा है? तो वो होता है ए बी होता है, जो कि सर्वग्राही कहा जाता है इसे। सर्वदाता, दाता मतलब दान देने वाला, तो इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं।
रिसीवर किसे कहेंगे, एबी को, और डोनर किसे कहेंगे, ओ को, क्योंकि ये सर्वदाता है, ओ सभी को देता है, लेता किसी से नहीं, और एबी जो है सिर्फ लेता है, देने का नाम ही नहीं है। याद रखिए, तो ये रिसीवर हो गया एबी, और डोनर कौन हो गया, ओ हो गया। अब देखिए RH फैक्टर का संबंध जो है किससे, तो रक्त से ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो RH फैक्टर अगर पूछिए किससे संबंध रखता है, तो रक्त से। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण जो है कौन करता है, तो हृदय करता है, हृदय का ही तो काम है परिसंचरण करना, है ना, आप जानते हैं अच्छे से। अगर पूछे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को, मतलब स्प्लीन भी कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो फेफड़ा में होता है, ये याद हो गया। अगर आपसे पूछे रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है, प्रोटीन होता है, अनिवार्य होता है, वो कौन सा है, उसका नाम बता सकते हैं, तो फाइब्रिनोजन। क्या बोलते हैं, फाइब्री अलग कर दीजिए, नोजन अलग कर दीजिए, या ये भी कर सकते हैं फाइब्रिनोजन भी बोल सकते हैं। तो एक ही है, आप जैसे याद हो सके आपके कानों को, मैं उस तरह से बोलना चाहता हूँ। शरीर के अंदर रक्त का थक्का जो है किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है, तो ये हिपैरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बार आप लोग कंफ्यूज किए हैं, अब से कंफ्यूज मत करिएगा, ये सही है, ठीक है। आगे सवाल है कि रक्त का तरल भाग कहलाता क्या है, प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग जो कहलाएगा वो प्लाज्मा कहलाएगा। अगर एड्स रोग में कौन प्रभावित होता है, तो वो WBC होता है, ये भी आप जानते हैं। अगर आपसे पूछे एंटीबॉडी क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन जो रक्त प्लाज्मा है। तो एंटीबॉडी अगर आपसे पूछे एंटीबॉडी का नाम सुने, तो हाँ सुने हैं, क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन जो रक्त प्लाज्मा बनाता है। ये स्पीड जो रक्त के प्लाज्मा में ये पाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यही सवाल है। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी तो आप जान गए कि प्रोटीन जो रक्त का प्लाज्मा में पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ये बताइए, तो RBC में पाया जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं। अगर आपसे पूछे कि एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, A और B होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं A और B होता है। तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीजन के कितने प्रकार हैं, तो एंटीजन के प्रकार याद रखिएगा 2 हैं। एंटीजन कहा जाता है, RBC को ही कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है, बताइएगा। ब्लड बैंक में जो है रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे रखा जाता है। आगे सवाल बनता है कि पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है, तो याद रखिए 1 से 1.5 मिनट तक लगता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे आपसे पूछेगा कि लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है, रोगाणुओं से रक्षा करती है, रोगाणु से मतलब हम लोग तो बीमारी से मतलब रक्षा करती है। आगे सवाल बनता है कि मानव शरीर में रुधिर स्कंदन में जो है किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो कैल्शियम की जो है महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है, समझ गए। आगे सवाल है समान तापमान के रक्त का pH स्तर जो है होता है कितना, तो 7.35 से लेके 7.45 होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। देखिए इसमें और सवाल पूछेगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 मिली रक्त में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 12 से 16 ग्राम पाया जाता है। आपसे सवाल पूछेगा फाइब्रिनोजन, याद रखिएगा, फाइब्रिनोजन जो रुधिर स्कंदन से संबंध है कौन उत्पन्न करता है, यकृत, लीवर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है या कमी आती है, तो श्वसन की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ गई, समझिए कि श्वसन का जो है गति जो है बढ़ जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर होता है, कितना पारे पर होता है, तो 120/80 जानते हैं, mm में माना जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है रक्तचाप, ये इससे अच्छा कौन जानता है, बहुत ईजी है। आगे पूछेगा जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है। सोया हुआ व्यक्ति घटेगा, दौड़ते हुए व्यक्ति को बढ़ेगा, ये आप लॉजिकल है। आगे सवाल है कि RBC की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है, उसकी संख्या अगर पूछे तो किस यंत्र से, किस उपकरण से करते हैं, तो उसका नाम है हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। आगे पूछेगा हीमोग्लोबिन के लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है पोरफायरिन है, क्या है, पोरफायरिन है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में रक्त का pH फैक्टर कौन सा अंग जो है नियंत्रित करता है, तो गुर्दा करता है, किडनी करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, किडनी करता है। एक समान व्यक्ति के जो है 100 मिलीलीटर रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो वो रहता है 50 से 100 mg रहता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है, तो 80 mm पारे पे होते हैं, पारे के होते हैं, ठीक है। अगर पूछे सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, तो याद रखिएगा
120 mm पारे के प्रकुंचन दाब पर होता है। समान स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है गुर्दा को मिलता है? तो 24% भाग जो है गुर्दा को मिलता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे और क्या पूछेगा कि आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर व वीनर दोनों का नाम आता है। रक्त वर्ग जिसे बोलते हैं, रक्त वर्ग, ब्लड की बात हो रही है, ओ, रक्त वर्ग जो ओ है, धारण करने वाले व्यक्ति में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो वो एंटीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि एंटीजन में ए बी दोनों होते हैं, इसलिए ओ में नहीं पाया जाता है। रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए होता है, रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी होता है, रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए बी दोनों होते हैं। ठीक है, आगे पूछेगा कि आरबीसी का निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फोलिक अम्ल का जो है उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल है, मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट स्पंदित करता है, मतलब धड़कता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की जो है पंपिंग होती है? तो 5 लीटर की जो है लीटर की पंपिंग होती है। मानव शरीर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य आज पढ़ेंगे। जैसे सबसे अगर बोले आपसे, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे, तो बताइएगा अस्थियों की संख्या। अस्थियों मतलब हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 होता है, आप अच्छे से जानते हैं। अगर सबसे छोटा अस्थि पूछे, मतलब हड्डी पूछे, तो आप बताइएगा कि मध्यकर्ण का होता है। मध्यकर्ण मतलब अस्टिपस, जैसे कान का होता है, ये जान लीजिए। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर की होती है, जो कि जांघ की है। पूछे कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 26 है। अगर पेशियों की कुल संख्या अगर पूछे तो हम बताएंगे 639 है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो हमको लगता है सार्टोरियस है। ठीक है, क्या है? सार्टोरियस है। अगर बड़ी आंत की लंबाई पूछे तो 1.5 मीटर बता देना है। छोटी आंत की लंबाई अगर पूछे तो हमको बताना है 6.25 मीटर बता दीजिएगा। ठीक है, 6.25 मीटर बता देंगे। ये अगर आपसे पूछे यकृत का भार, मतलब पुरुषों का भार पूछे, तो 1.5 से लेकर 2 किग्रा होगा। ठीक है, अगर यकृत का भार महिलाओं में अगर पूछेगा तो 1.3 किग्रा बता देना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो यकृत बता देना है, लिवर बता देना है। ठीक है, अगर पूछे सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसकी है, तो यकृत की है, लिवर की है। ये जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए, पुनरुद्भवन कहने का मतलब है कि पुनः यह ठीक हो सकता है, ये पूछ रहा आपसे, ये बोल रहा है। और देखिए यहाँ पे ही सवाल आप देखिए, सबसे कम पुनरुद्भवन जो है की क्षमता क्या है? मस्तिष्क की है, सबसे कम है, ये जरूर ध्यान रखना है। और शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांत का इनेमल है। और सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोडी ग्रंथि माना जाता है, ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि मानी जाती है। अगर आपसे पूछे शरीर का सामान्य तापमान अगर पूछे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बताना है और 37 डिग्री सेल्सियस बता देना है। अगर आपसे पूछेगा कि शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर माना जाता है। यहाँ पे दिया है 5.6 लीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है, 5 से 6 माना जाता है, तो यहाँ पे 5.6 लीटर। ठीक है, हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा अगर देखा जाए तो पुरुषों में देखा जाता है तो 15 यार क्या है GDL के रूप में होता है, और महिला में 14 DL होता है, याद रखिए GDL होता है। ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये सब तो हम पढ़ा चुके हैं, मॉक टेस्ट में भी हो चुका है, लेकिन हम सिर्फ लगातार पढ़ते जा रहे हैं कि काम देगा। श्वेत रुधिर कोशिकाओं जिसे WBC की संख्या अगर पूछे तो हम बता दीजिएगा कि 5000 से 10,000 CU/mm में होता है ना। अब देखिए आपसे और सवाल पूछ रहा है कि सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका कौन सी होता है? तो लिम्फोसाइट होता है। अगर सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका कौन सी होती है? तो मोनोसाइट होता है। अगर आपसे पूछे कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं का औसत आयु अगर पूछे तो 1 से 4 दिन बता देना है। क्या बता देना है? 4 दिन बता देना है। ठीक है, और क्या है चलिए जानते हैं। और क्या है कि लाल रुधिर कोशिका जिसे RBCS की औसत आयु अगर बात करें तो 120 दिन बता देना है। ठीक है, 120 दिन हो गया। अगर आपसे पूछेगा रुधिर का थक्का बनाने का समय अगर पूछे तो 4 से 8 मिनट बता देना है। ठीक है, 8 मिनट। अगर आपसे पूछेगा सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? तो AB है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो O है। सामान्य रुधिर दाब क्या है? तो 120 से 120/80 Hg होता है ना। सामान्य रुधिर दाब अगर आपसे पूछ रहा है तो। अगर पूछे समान नब्ज गति जन्म के समय अगर पूछे तो 140 बार मिनट बता देना है। अगर एक वर्ष की उम्र वाले की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, तो 120 बार मिनट हो जाएगा। अगर 10 वर्ष की उम्र वाले बच्चे की बात होगी तो 90 बार मिनट हो जाएगा। अगर वयस्क में पूछा जाए तो 70 बार मिनट होंगे। अगर हृदय की बात होगी, गति की बात होगी, तो 72 बार जो है आपका मिनट जो है हृदय धड़कता है, यही बात है। तो सर्वग्राही रुधिर AB है, सर्वदाता वो है। सामान्य रुधिर दाब जो होता है 120/80 आप जानते हैं, Hg में बताता है। अगर आपसे पूछेगा समान नब्ज गति जो होता है हम लोग का, वो कितना होता है? 140 बार मिनट में घटक मतलब जो है
कंपन करता है, ऐसे बताइएगा। 1 वर्ष की उम्र के बच्चे को क्या होता है, समान नब्ज की अगर बात करें तो 120, अगर 10 वर्ष के बच्चे को तो 90 बार, वयस्क में तो 70 बार। नब्ज की बात हो रही है, नस की बात हो रही है, लेकिन हृदय की गति अगर बोले तो 72 है, वयस्क में बात हो रही है। अगर आपसे पूछेगा कि हृदय की गति की बात हो रही है तो 72 है। समान बड़ी धमनी की अगर बात करें तो ये होता है एब्डोमिनल एरोटा है, एब्डोमिनल एरोटा कहा जाता है। अगर पूछे ब्रिक का भार कितना होता है तो 150 ग्राम होता है। अगर मस्तिष्क का भार पूछे तो 1350 से लेके 1400 ग्राम तक माना जाता है, 1350 से जो है 1400 ग्राम तक। अगर आपसे पूछेगा मेरुदंड की लंबाई कितनी है तो 42 से 45 बता देना है, 42 से 45 सेमी बता देना है। अगर आपसे पूछेगा कि क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या अगर पूछे तो आप बताइएगा 12 जोड़ी का होता है, ठीक है। अगर स्पाइनल तंत्रिका की संख्या पूछेगा तो 31 जोड़ी बता दीजिएगा, ठीक है। अगर और भी पूछेगा कि सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है उसका नाम बताइए तो सीए टीका बता दिएगा। क्या बताएंगे, सीए टीका बता दिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी है तो याद रखिएगा ट्राई क्लियर है, ठीक है, ट्राई क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है तो ट्राई जेमिनल है। अगर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है ना, सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछे आपसे। और अगर पूछ दे आपसे कि सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड ग्रंथि मानी जाती है, अंतः ग्रंथि। अगर ऑक्समिक ग्रंथि अगर पूछे तो एड्रिनल, ये एकदम फाइनल है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगर महिलाओं में मासिक धर्म का काल पूछा जाए तो 28 डेज होता है। अगर गर्भ अवस्था का अवधि पूछा जाए तो 266 से 270 दिन होते हैं। अब बात करते हैं अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाले रूपांतरित पेशियों को क्या कहते हैं तो ये टेंडन कहते हैं, टेंडन कहते हैं, ड होता है यहाँ पे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है तो ऊतकों का मतलब टिश्यू का निर्माण जो हमारा प्रोटीन से होता है, आप अच्छे से जानते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639 होता है ना। अगर सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है तो वो बताना है कुल्हा की मांस, ग्लूटिशियस मैक्सिमस कहते हैं, ठीक है, तो ग्लूटिशियस मैक्सिमस कहते हैं। आगे सवाल आपसे बनता है कि सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है या कौन है तो याद रखिएगा अस्टेपिडियस है। अगर शरीर में हड्डियों की संख्या अगर होती है तो 206 होता है, आप अच्छे से जानते हैं। अगर फीमर की अगर पूछे फीमर शरीर में कहाँ होता है तो जांग में होता है, फीमर जो है हड्डी होता है। सबसे छोटी हड्डी होती है अस्टेप्स, अस्टेप्स जिसे कान में बोलते हैं, अस्टेपस बोला जाता है। अगर आपसे पूछे मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है तो फीमर होता है जो कि जांग का होता है, उरुबस्ती बोलते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, उबस्ती कहाँ पाया जाता है तो नाक में पाया जाता है। बाहरी आवाजों को थोड़ा इग्नोर करेंगे। टिबिया हड्डी कहाँ पाया जाता है तो पैरों में पाया जाता है। और शरीर का सबसे कठोर भाग होता है कौन सा, दांत के ऊपर का एनामेल बोलते हैं, अनामेल भी बोल देता है कभी कभी। तो दांतों के ऊपर का एनामेल जो होते हैं, एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं ये जरूरी है। अगर आपसे पूछेगा कि मानव शरीर का खोपड़ी अगर बात करें तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हड्डियों की जगह पर हड्डियों की संख्या पूछना चाहिए था, तो याद रखिएगा 29 होता है। यही है हड्डियों कर दिया, हड्डी की संख्या। मनुष्य के चेहरे पर यहाँ पे मनुष्य के चेहरे पर होना चाहिए था, हड्डियों की संख्या कितनी है तो 14 है, मतलब 14 है, याद रखिएगा। अगर बात करें एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरू की होती है तो 26 होती है ना। अगर आपसे पूछ रहा है कि एक नवजात बच्चे की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरू की होती है तो 33 होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जन्म लेते हैं तो 20 दांत जो है जन्म लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि अस्थि से अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, लिंगामेंटस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा ह्यूमरस अस्थि मानव शरीर के किस अंग में होती है तो ऊपरी बाह में होती है, ऊपरी बाह को कहते हैं ह्यूमर अस्थि कहते हैं, मानव शरीर की अंग में होता है, ऊपर बाह में होता है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों से संभावित जो होते हैं रक्त समूह वो हम पढ़ते हैं, जिसमें कि आपको ध्यान देना होगा। ये सब जो है सिर्फ सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुनने की जरूरत है। देखिए माता पिता का रक्त समूह एक तरफ है, इधर आपका रक्त समूह दिखेगा, ठीक है, दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। और बच्चों से संभावित जो रक्त समूह बन सकते हैं वो है, तो जैसे ओ अगर जिसका है ओ ब्लड है तो वो हो जाएगा ओ वाला बच्चा हो जाएगा, याद रखिएगा। माता पिता अगर दोनों ओ हैं तो वो हो जाएंगे ओ बच्चा होगा। अगर माता ओ है, ठीक है, और पिता ए हैं तो क्या हो जाएंगे ओ और ए, 2 ब्लड हो सकता है बच्चों में, याद रखिएगा, ओ का होगा या ए का ब्लड का बच्चा होगा। अगर माता ओ हैं और बच्चा बी है, मतलब पिता का
जो ब्लड है पी है, तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा, ओ और बी हो जाएगा। ये सिंपल, ये सब तो आप लॉजिक से भी कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए माता जी ओ हैं और पिता ए बी हैं, तो क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ओ हट जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बच्चों में रक्त का संभावित रक्त समूह हो जाएगा। अगर माता ए है और पिता भी ए है, तो इसमें क्या होगा, ए और ओ दोनों होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों में। अगर ए और बी दोनों है, ठीक है, ए माता है और पिता बी हैं, तो इसमें जो है चारों हो जाएगा, ओ भी हो जाएगा, रक्त बच्चों का हो सकता है, ए हो सकता है, बी रक्त समूह का हो सकता है बच्चा, या ए बी का भी रक्त समूह का बच्चा हो सकता है। अगर मान लीजिए कि ए हो और गुना ए बी हो, मतलब पिता जो है ए बी हैं और माता ए हैं, तो बच्चा किस तरह का होगा, तो ए ब्लड का भी हो सकता है, बी ब्लड का भी हो सकता है, ए बी ब्लड का भी हो सकता है बच्चों, बच्चा जो ब्लड का होगा। अगर बी माता है और बी पिता भी हैं, बी ब्लड के पिता भी हैं और बी ब्लड के माता भी हैं, तो ये हो जाएंगे, बी हो जाएंगे बच्चा, बी का भी हो जाएगा, ओ का भी बच्चा हो सकता है, ओ ब्लड का भी बच्चा हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात कहने का मतलब ना, ठीक है। अगर मान लीजिए माता बी हैं और ए बी पिता हैं, तो ए बी और ए बी तीनों होगा, बच्चा में हो सकता है, कोई भी ब्लड हो सकते हैं बच्चे में। अगर ए बी दोनों है, माता पिता दोनों हैं, तो ए और बी और ए बी सब हो जाएगा, बच्चों में संभावित रक्त समूह हो जाएंगे, ये क्लियर हो। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट हुआ है कि मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुकी होते हैं, तो होती है तो 26 होता है। मनुष्य के पसलियों में हड्डियों की संख्या होती है तो 24 होती है, पसलियों की संख्या जो है ये बोलते हैं 24 होता है, 24 होता है। देखिए खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं, तो बाह्य कंकाल के उदाहरण है, बाहरी मतलब कंकाल के उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। अगर पूछे नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता, कारण क्या है, ये सवाल बहुत यूनिक है, पूछता भी है। तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव के बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण एवं तंत्रिका नहीं होती है, इसलिए एक तरह से मृत है कोशिका। आगे सवाल है कि हड्डियों का विकास जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक रसायन के माध्यम से आंत में नियंत्रित होता है, वह रसायन कौन सा है, तो उसे कहते हैं सेरोटोनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं। अगर आपसे पूछे सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, तो जबड़े का हड्डी है, बहुत अच्छे से जानते हैं। मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है, तो कितना होता है जल का, तो 65 से 80% माना जाता है, इस बीच में 70% भी दे तो सही हो जाता है। अगर पूछे मानव का समान हृदय गति होती है कितनी, तो 72 बार जो है 72 बार मिनट में घटक जो है धड़कता है, आप अच्छे जानते हैं, उसकी गति जानते हैं। श्वसन दर प्रति मिनट होती है 12 से 18 बार होता है, जो कि औसत अगर माना जाए, अनुमान लगाया गया है 14 से 16 भी अनुमान लगाया गया है, तो 12 से 18 तो 14 से 16 भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछे कि एक सांस में खींची गई हवा की मात्रा जो है क्या होता है, तो 500 ml होता है, ठीक है। मानव शरीर में कितने प्रकार के एनिमो अम्ल पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं 20 एनिमो अम्ल, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। मांसपेशियों में कौन सा जो है प्रोटीन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मायोसिन प्रोटीन जो है पाया जाता है। अगर जार्विक 7 की बात करें तो जार्विक 7 क्या है, तो एक कृत्रिम हृदय है ना। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं तथा प्रत्येक वृक्क का भार कितना ग्राम होता है, तो ये होता है 2 तथा 140 ग्राम होता है, 2 तथा 140 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, और यह ध्यान रखना है 140 जरूर ध्यान रखना है। अगर पूछे कि किडनी में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है कौन सा है, तो यूरिक एसिड, ठीक है। याद रखिए यूरिक एसिड होता है हमारे जो है रासायनिक में, आप किडनी में रासायनिक यौगिक के रूप में। गुर्दा का कार्य होता है, गुर्दा का कार्य क्या है, तो रक्तचाप का नियमन, मूत्र को बाहर निकालना, शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन करना, ये सब जो है गुर्दों का कार्य है। गुर्दा मतलब किडनी को आप जानते हैं, किडनी को एक और नाम से जानते हैं, कमेंट करिएगा, जो कि आ गया नाम वृक्क की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। अगर कार्यात्मक इकाई अगर पूछते आपसे तो नेफ्रॉन को बता दीजिएगा। अगर पूछे अपोहन या डायलिसिस का संबंध जो है किससे, वृक्क से, वृक्क मतलब गुर्दा मतलब किडनी से संबंधित है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर पूछे शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो वो हाइपोथैलेमस करता है। त्वचा का रंग का कारक है कौन सा, मेलानिन है, याद रखिए मेलानिन बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि अल्फा केराटिन क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन जो तत्व में पाई जाती है, ठीक है, तत्व में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे शरीर के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर पूछे मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस माध्यम से होता है, तो वो होता है फुसफुस रक्त उत्तक से होता है, टिश्यू से होता है। अगर पूछे हृदय का वह भाग जो जो है रक्त को दबाता है, वो होता है बाएं निलय। अगर 2 एनिमो अम्ल में कौन सा बंधन जो है पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एस्टर बंधन पाया जाता है, देता हूं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है, तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है।
देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। मानव का जीव के किस भाग पर कड़वी चीजों का स्वाद अनुभव होता है? तो पश्च भाग मतलब जीव के पीछे वाले भाग को बात करते हैं, है ना। अगर आपसे पूछे एक हृदय चक्र पूर्ण होने में लगने वाला सामान्य समय लगभग कितना होता है? तो वो होता है 0.8 सेकंड जो है लगता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर श्वसन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह श्वसन की दर बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शिरा आलिंदन नोड कहलाता है। अगर कौन सा भाग जो है या कौन सा अंग जो है रोगाणु का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है, वो कहलाता है टॉन्सिल। टॉन्सिल ही कहलाता है। मुस्कुराने में मुख की कितनी पेशियां जो है काज करती है? तो 12 पेशियां जो है मुस्कुराइएगा तो करेगा। सोचिए तो मुस्कुराहट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव छोड़िए, पॉजिटिव सोचिए, एग्जाम होगा, निकलेगा भी और जरूर से जरूर आपका जॉब होगा। मनुष्य में किस जो है केसुरुकी पर खोपड़ियों का संपूर्ण भार होता है? मतलब कशेरुकी बोला जाता है, कशेरुकी बोला जाता है, पर खोपड़ियों का संपूर्ण भार होता है तो वो होता है एटलस। सुन लिए, आगे चलिए। ये सिर्फ मानव शरीर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आ रहे हैं अभी। मानव शरीर में डायफ्राम का उपयोग किसमें होता है? तो श्वसन क्रिया में होता है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको है? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को है। शिराएं नीली क्यों दिखाई देती है या नीली क्यों दिखाई पड़ती है? ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 सहित अशुद्ध रक्त के कारण ये दिखाई देती है नीला। कि मनुष्य के शरीर से त्वचा का अत्यंत सूक्ष्म रूप से झड़ना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है केरेटिनाइजेशन कहते हैं। हवा में O2 की समान मात्रा के साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम जो है घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के बजाय CO जो है CO से अधिक तत्परता से सहयोग करता है। मतलब O2 ना होकर CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और इसके कारण जो है दम घुटने लगता है। देखिए हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो वो पहुंचाया जाता है कोरोनरी धमनी के कारण ये पहुंचाया जाता है। अगर आपसे पूछे शरीर के किस भाग द्वारा ताप नियंत्रण होता है या नियंत्रित होता है? तो वो त्वचा के द्वारा होता है। ये भी जरूर ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे प्यास का केंद्र है कहाँ जाता है या कहाँ पे होता है? तो वो हाइपोथैलेमस में होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। या प्यास का केंद्र किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ये समझ गए। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो शिकम कहलाता है। ठीक है। अगर पूछे यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार का सहायता करता है? तो अमोनियन को यूरिया में बदलकर अमोनिया ऐसे बोलते हैं, अमोनिया को यूरिया में बदलकर, याद रखिएगा। ठीक है ना, अमोनिया को यूरिया में बदलकर। आगे सवाल बनेगा हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब हृदय जो हमारा है, हार्ट जो है झिल्ली से ढका हुआ है, उसे क्या कहेगा? तो उसे कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहा जाता है। अगर पूछे शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया जिसे कहा जाता है ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है, इस क्रिया को कौन सा अंग नियमित करता है? तो वो वृक्क करता है, गुर्दा करता है, किडनी करता है। ये जरूर जानते हैं। धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। मतलब धमनी जो है हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है, ब्लड ले जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती है। देखिए शिरा क्या है? विभिन्न जगह से लाके ब्लड को हृदय में लाती है, और धमनी का काम क्या है? हृदय से विभिन्न जगह पे ले जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। कोशिका धमनी को शिरा से जोड़ती है। इनका कार्य है खाद्य पदार्थ, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और उनके बीच आदान प्रदान करना, यही काम है। ठीक है। ये जो लास्ट आप देख रहे हैं कोशिका धमनी का बात हो रहा है। तो आगे बात करते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यकृत में होता है, लिवर में होता है। कौन सा अंग मानव शरीर में यूरिया का निर्माण करता है? यकृत में करता है। अगर आपसे पूछे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया चित्र बल्ब क्या है? वाल्व। ठीक है, वाल्व क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। ये भी जान लीजिए। अगर आपसे पूछे वृद्धावस्था में शरीर क्षरण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए कोलेजन के द्वारा होता है। याद रखिए कोलेजन के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछे कि त्वचा का मुख्य संघटक कौन है? तो वो है कोलेजन है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मूत्र में, है ना। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक होता है, कौन सा होता है? तो गति होता है। याद रखिए नाड़ी स्पंदन मात्रक जो होता है वो होता है गति में। अगर तांत्रिक तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती क्या है? न्यूरॉन कहलाता है।
इत्र की तीखी सुगंध की पहचान कौन करता है? मस्तिष्क का सेरेब्रम करता है। सेरेब्रम का काम है, माथे में जो सेरेब्रम होता है उसका काम है। अगर पूछे कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है तो देखिए 1350 अभी पढ़े थे और 1400 ग्राम पढ़े, ठीक है ना। तो 1350 हो या 1400 ग्राम होता है, ये जरूर अनुमान लगा लेना है। अगर आपसे पूछेगा कि शरीर को संतुलित बनाने रखने का कार्य कौन करता है, तो सेरिबेलम करता है। देखिए सेरेब्रम एक सेरिबेलम होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि प्रतिवर्त क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन जिसे बोलते हैं का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है, तो वो होता है स्पाइनल कार्ड में होता है। अगर हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखने में सहायक अंग कहाँ स्थित होता है, तो वो कान में स्थित होता है, ये भी जान लीजिए। अगर आपसे पूछे मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क कहलाता है, जिसे सेरेब्रम कहते हैं, है ना, प्रमस्तिष्क होता है। अगर पूछे मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है, तो 65% होता है। कितने? 65% होता है। अगर पूछे मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है, तो वो कहलाता है मेडुला ऑब्लोगांटा होता है, ठीक है, ऑब्लोगांटा बोला जाता है, जैसे घंटा। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, चलिए हम बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपित किया जा सकता है, तो वो कॉर्निया को किया जा सकता है, ये जान लीजिए, ठीक है। कॉर्निया का काम, कॉर्निया को आप लगा सकते हो, कॉर्निया आंख से संबंधित है, आप जानते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, तो ये बनता है यकृत में, लिवर में बनता है, ये आप भी जानते हैं। अगर पूछे एंटीजन क्या है, तो एक पदार्थ जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देती है, ये भी जान गए। अगर आपसे पूछेगा कि आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय के कारण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन अगर पूछे किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय के कारण होता है। अगर छोटी आंत में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो क्षारीय से होता है। अगर पूछे शरीर में भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो मुख से हो जाती है, होती है ना। अगर लार बोलते हैं, लार नहीं, लार ग्रंथि कहाँ स्थित होता है या होती है, तो मुख में होता है, आप अच्छे से जानते हैं ये सब। अब देखिए पाइलोरिक ग्रंथि कहाँ होती है, तो आमाशय में होती है, स्टमक में होती है, पेट में होती है। अगर जठर का स्राव कहाँ से होता है, तो आमाशय से होता है, याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है, ग्रंथि से होता है ये सब, जठर रस जो है स्राव होता है। अगर पूछे जठर रस, ठीक है, में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो पेप्सिन और रेनिन होते हैं। क्या होते हैं? पेप्सिन और रेनिन होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। पीत रस का जो है स्राव कहाँ से होता है, तो ये होता है यकृत से होता है। अगर पीत रस की प्राकृतिक कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। अब सवाल सुन लीजिए, ट्रिप्सन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम का स्राव जो है कहां से होता है, तो अग्नाशय से होता है, पैनक्रियाज से होता है ना, याद रखिएगा। एमाइलेज बोलते हैं, लाइपेज बोलते हैं, बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करेंगे, बच्चे चिल्ला रहे हैं। आंतरिक रस का स्राव जो है कहां से होता है, तो वो छोटी आंत से होता है। अगर पूछे एरिप्शन एंजाइम कहां पाए जाते हैं, तो आंतरिक रस में पाए जाते हैं, है ना, आंतरिक रस से पाए जाते हैं। चलते हैं आगे। सवाल है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी, अग्नाशय, पैनक्रियाज जिसे कहते हैं, ठीक है। अब पित्त रस कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में होता है, जिसे गॉल ब्लाडर बोलते हैं, गॉल ब्लाडर बोलते हैं, ये जरूर ध्यान रखें, गॉल ब्लाडर ऐसे होता है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है, तो अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के जो है बिट्टा कोशिका से होता है। ये ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछते हैं। अगर आपसे पूछेगा इंसुलिन हमारे शरीर में किसका नियंत्रण करता है, तो ये शर्करा का करता है। किसका करता है? शर्करा का करता है। अगर पूछे इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है, जेडिन पाया जाता है ना, ये जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होता है, तो 4 प्रकोष्ठ होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर एंजाइम की रचना किससे होती है, तो ये एमिनो अम्ल से होता है, एंजाइम का रचना होता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम पाया जाता है। अगर पूछे थायरोक्सिन हार्मोन्स में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव जो है किस ग्रंथि से होता है, तो अप2 ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से होता है, ठीक है। अप2 ग्रंथि कहिए या थायराइड ग्रंथि कहिए। अगर रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है, तो अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो वो होता है एड्रीनल ग्रंथि से होता है। देखिए वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से होता है। अगर आंसू जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो वो होता है लैक्रिमल ग्रंथि से होता है ना। अगर पूछे कि मनुष्य में बुढ़ापा किस
ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण हो जाता है, तो थॉमस ग्रंथि को लुप्त हो जाने के कारण हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ होता है? तो ये लार में होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो हम जानते हैं ट्यूब में होता है। कौन से ट्यूब में? फिलेपियन ट्यूब में होता है। अब देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्त्री के अंडाशय से ये स्रावित होते हैं। शरीर में कौन सा तत्व जो है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो वो सीसा नहीं पाया जाता है ना। अगर आपसे पूछ रहा है कि हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाता है? तो रक्त के द्वारा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें और सवाल क्या बनता है कि कौन सा एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट को मल्टोस में बदल देता है? तो वो बदल देता है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन बदल देता है। अगर पूछे जठर रस में क्या क्या मौजूद होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, एंजाइम होते हैं, है ना, दोनों होते हैं। बस सवाल सुनिएगा, थोड़ा सा धुंधला है, इसके लिए सॉरी। सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, सेक्स हार्मोन्स का पता जो है किसने लगाया? तो वो लगाने वाले और कोई नहीं, सैमुअल कोहेन है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। इस सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध क्रिस्टल रूप में विलगति जो होता है, विलगति पहला एंजाइम कौन है? तो ये है एमिलेज। याद रखिएगा, एमिलेज को कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन, डाइपेप्टाइड नामक एंजाइम मुख्यतः किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये प्रोटीन में सहायक माना जाता है ना। अगर पूछे यकृत, अमाशय, रुधिर, अग्नाशय में कौन सा एक उत्तक है? तो रुधिर उत्तक है, मतलब ब्लड है। अगर उदार, पेट, यकृत, वृक्क, अग्नाशय मैंने पैनक्रियाज में कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो उदर जो है नहीं है। उदर मतलब स्टमक जो है नहीं है। ये सवाल तो जानते हैं, स्टमक क्या होगा? ये सब अंदर की चीजें हैं, ये बाहर की चीजें हैं, इसी से तो कवर है, ऐसे याद रखिएगा, है ना। प्रोटीन पाचन का उत्पाद क्या कहलाता है? अमीनो अम्ल कहलाता है। लार का टाइलिन किस माध्यम से सक्रिय होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में होता है। देखिए ये सवाल को देखिएगा, प्रकीनम एंजाइम में निहित प्रोटीन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रोटो एंजाइम कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। और सवाल क्या बनेगा, कौन सा जो है एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? तो वो पेप्सिन बदल देता है। अगर कौन सा एंजाइम जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो वो रेनिन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपका। अगर आपसे पूछे कौन सा एंजाइम जो है, याद रखिए कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन एवं पेप्टोन को जो है पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है? तो ट्रिप्सन कर देता है। याद रखिए ट्रिप्सन कहते हैं। अगर पूछे कौन सा जो है एंजाइम जो है मॉड को शर्करा में बदल देता है? तो एमाइलेज जो है बदल देता है। ठीक है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो वो 40 डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय माना जाता है। ठीक है, ये भी जानते हैं। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? स्विंगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्विंगीकरण कहलाता है। अगर आपसे पूछे शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि रबों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया है? तो उसे किया गया है यूरिएज कहते हैं। अगर आपसे पूछे वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ये लाइपेज करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे वसा का जो है पाचन जो है कौन सा एंजाइम करता है? तो ये लाइपेज करता है। ये तो आप पढ़ लिए। और भी सवाल क्या बनता है, ऐसी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन्स का स्रावन करता है? वो थायराइड ग्रंथि होता है। क्या होता है? थायराइड ग्रंथि होता है। अगर पूछे यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल या अधिवृक्क के कॉन्सेक्ट्स नष्ट कर दे तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो मूत्र के साथ सोडियम का अधिक उत्सर्जन होना इसके कारण हो जाता है। ठीक है। अगर बात करें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियस द्वारा होता है ना। ये सब सुनते सिर्फ जाइए। देखिए ये क्या है, देखिए बताते हैं। स्त्री में जो है द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन्स है कौन सा? एस्ट्रोजन है। ये भी जानते हैं आप। अगर पूछे सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होता है, उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है? तो वह सह एंजाइम कहलाता है। आप अच्छे से जानते हैं। थोड़ा सा धुंधला होगा, मैनेज करिएगा। पुरुषों में कौन सा हार्मोन्स जो है प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो उस हार्मोन्स का नाम है, याद रखिएगा, सुन लीजिए, टेस्टोस्टेरोन होता है ना। ये जानते हैं। अगर आपसे और पूछेगा क्या, और सवाल पूछता है कि कौन सा पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होता है पर पाचन में सहायक होते हैं? तो वो होते हैं पीतरस। ठीक है, वो होते हैं पीतरस। अगर आपसे पूछेगा कि एक अनिश्चित
एनिसेचिट, ठीक है, मानव अंडे अंडाणु में समानता होता है तो वो होता है एक एक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है। चलिए, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स अगर आपसे पूछे तो क्या बताएगा? ये सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये हार्मोन्स होता है। अगर हमारे शरीर में आधारी उपापचय बोलते हैं, इसे उपापचय बोला जाता है, को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से ही निकलता है, आप अच्छे से जानते हैं। अगर पूछे किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को लड़ो एवं उड़ो, मतलब फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहा जाता है, तो वे अधिवृक्क को कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि को कहा जाता है। उसका दूसरा नाम अगर ऑप्शन में आया जाए तो एड्रिनल, टिक लगा दीजिएगा, जो कि इसका नाम है। आपसे पूछेगा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, और लीवर में मतलब बोलते हैं याद रखिएगा, सॉरी। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती है? जो वास्तव में श्वेत रुधिर कणिका होती है तो वो होता है लिम्फोसाइट होता है, और बहुत अच्छे से श्वेत कणिका WBC है ना, ऐसे याद रखेंगे। वृक्क के दो भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं? बाहरी भाग और भीतरी भाग, मतलब आंतरिक होगा एक, और क्या। तो बाहरी भाग जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग को, अंदर वाली भाग को मेडुला, आप अच्छे से जानते हैं। इसके वृक्क के दो भाग होते हैं, वृक्क मतलब किडनी है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन, नेफ्रॉन मतलब किडनी से ही संबंधित है, ये भी जरूर ध्यान रखें। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहा जाता है, मतलब बोमेन कैप्सूल कहते हैं। अगर पूछे मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम के कारण हो जाता है। देखिए, मानव शरीर में आयोडीन युक्त नमक का क्या अर्थ है? तो थायराइड ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण करता है। क्लियर हो गया। अब चलिए, इसमें क्या है कि मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों की औसत मात्रा याद रखना है, जो कि आप देख रहे हैं पदार्थ एक तरफ औसत मात्रा है, पदार्थ है औसत मात्रा है। तो जानते हैं जल में अगर पूछे औसत मात्रा, मानव शरीर के पदार्थों की बात हो रही है, मानव शरीर में होता है, तो जल जो पदार्थ है उसकी औसत मात्रा होनी चाहिए 63%। प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए 17%, याद रखिएगा। अगर वसा की जो पूछे तो 12%। खनिज लवण एवं विटामिन की अगर होनी चाहिए तो 7%। कार्बोहाइड्रेट्स की होनी चाहिए 5%। ये सब जो है औसत मात्रा है मानव शरीर का, याद रखिएगा। चलिएगा, मानव शरीर के विभिन्न तत्वों का औसत, देखिए ऊपर पदार्थ पढ़े, अब तत्व पढ़ेंगे। तत्व में जैसे कि देखिए, तत्व एक तरफ है, औसत मात्रा है, तत्व है, औसत मात्रा है, सिर्फ सुनते जाइए और एग्जाम देने जाइए, हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का अगर बोलें, ऑक्सीजन तत्व है तो ऑक्सीजन का औसत मात्रा होना चाहिए 65%, मतलब 65%। हाइड्रोजन का होना चाहिए 10%, कैल्शियम का होना चाहिए 2%, कार्बन का होना चाहिए 18%, नाइट्रोजन का होना चाहिए 3%, पोटाशियम का होना चाहिए 0.35%, और फास्फोरस का होना चाहिए आपका 1%, सल्फर का होना चाहिए 0.25%, सोडियम का होना चाहिए कितना 0.15%, तांबा का होना चाहिए 0.05%, क्लोरीन का होना चाहिए 0.15%, अन्य अगर पूछे तो 0.046% होना चाहिए, और मैग्नीशियम का होना भी चाहिए कितना 0.004%। ये चलिए, देखिए पोषक तत्वों का स्रोत अगर पूछे आपसे तो एक तरफ प्रोटीन है, प्रोटीन जो है किस किस में पाया जाता है? तो जैसे मांस खाइए प्रोटीन मिलेगा, अंडा खाइए, दूध खाइए, पनीर, मछली और दाल, ये सब में जो है प्रोटीन है। दाल में तो आप जानते हैं प्रोटीन होता है, अंडा में भी, मांस में भी। अगर वसा की बात करते हैं तो वसा किस किस में होता है? तो दूध में वसा मिलेगा, दूध खाइए, दूध में प्रोटीन भी मिलता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। घी हो गया, तेल हो गया, मांस हो गया, ये सब जो है वसा होता है, इसमें प्रोटीन की भी मात्रा होता है। लेकिन घी और तेल में जो है वसा ज्यादा होता है, आप अच्छे से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है चीनी से आपको मिलेगा, शहद से मिलेगा, दूध से मिलेगा, अनाज से मिलेगा, फल से मिलेगा, आलू आदि से मिलेगा। ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलेगा, आपको खाइएगा तो। अगर खनिज लवण की बात करते हैं तो खनिज लवण में हरी सब्जी खाइए, मांस खाइए, दूध खाइए और अनाज, ये सब जो खाइएगा तो आपको क्या है? खनिज लवण मिलेगा। विटामिन की बात करते हैं, विटामिन किस में मिलेगा? मांस में, मछली में, हरी सब्जी में, दूध में और गाजर में, ये सब में जो है आपको विटामिन मिलेगा। तो पोषक तत्व जो है आपको स्रोत है ये सब, तो याद रखिएगा। है और उससे प्रभावित अंग है। तो चलिए फास्ट चलते हैं, जिसमें देखिए क्षय रोग हो गया, टीबी हो गया, आपका तपेदी हो गया, ठीक है, या टेव्यूर ऐसे बोलते हैं, टेव्यूरक्लोसिकस जो है एक तरह से ये मानव रोग है। ये प्रभावित किसको किसको करता है? तो देखिए फेफड़ा को प्रभावित करता है, हड्डी को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। ये सब जो बीमारी अगर हैं मानव शरीर में तो ये आपको फेफड़ा को प्रभावित करेगा, हड्डी को, मस्तिष्क को, आंत को प्रभावित करेगा। ये सब जो है सुनने की जरूरत है, दिमाग पे मत लीजिएगा, क्योंकि मानव शरीर से संबंधित है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग में सभी में बीमारी है। ये सबसे दूर रहेंगे, क्योंकि होता है बायोलॉजी पढ़ते समय कि लगता है कि सारा बीमारी मुझ में है, तो ये विचार ना लाएंगे। दम्मा की बात करें तो मानव शरीर में दम्मा जो बीमारी होता है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। दम्मा मतलब खांसी का जानवर कहते हैं।
निमोनिया भी होता है। निमोनिया जो होता है वो भी फेफड़ा को प्रभावित करता है, आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होता है जो कि फेफड़ा को ही प्रभावित करता है, और कुकर खांसी जो कि खांसी से ही संबंधित है, जो कि ये भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो खांसी अगर होता है तो फेफड़ा को प्रभावित तो करता ही है, आप जानते हैं। और टाइफाइड अगर मान लीजिए टाइफाइड होता है, जिसे मियादी बुखार भी कहेंगे, टाइफाइड कहिए या मियादी बुखार कह सकते हैं, ये अगर बीमारी होता है या बुखार होता है तो समझिए आंत को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड तो पक्का है कि देता है, तो आंत को प्रभावित करता ही है। मियादी बुखार हो या टाइफाइड शब्द आएगा तो आंत को प्रभावित करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। हैजा की बात करें तो हैजा भी होता है तो छोटी आंत को प्रभावित करता ही है। अगर पूछे हर्निया, हर्निया जो बीमारी होती है वो भी छोटी आंत को प्रभावित करती है, बहुत खतरनाक बात है। हर्निया अगर हो रहा है तो छोटी आंत को प्रभावित करता है। अगर बात करते हैं कि ट्रेकोमा, ट्रेकोमा जो होता है आंख को प्रभावित करता है, और ग्लूकोमा जो होता है आंख को प्रभावित करता है, और रोहा जो होता है वो भी आंख को प्रभावित करता है। अगर पूछे मधुमेह, अगर पूछते हैं मधुमेह को, मधुमेह जो है अग्नाशय को प्रभावित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गठिया जिसको होता है, रोग होता है, वो जोड़े को, ज्वाइंट को, हड्डी से मतलब संबंधित है, उसे प्रभावित करता है गठिया, आप जानते हैं। अगर पूछे घेंघा, जिसे ग्वाइटर बोलते हैं, वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, जो कि आप जानते ही हैं गले में होते हैं। प्लेग की अगर बात करें तो प्लेग ग्रंथि जो होता है लिम्फ ग्रंथि होता है, लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करता है। और गलशुआ जो है वो भी लाल ग्रंथि को प्रभावित करता है, गलशुआ जो बीमारी है। अब चलिए मानव रोग से ये रिपीट हो जा रहा है, सॉरी पीडीएफ कुछ ज्यादा ही रिपीट हो गया, आगे चलते हैं। यही है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा, डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया जो बीमारी होती है वो श्वसन नली को प्रभावित करता है। लकवा जो है वो तंत्रिका तंत्र के कारण लकवा मारता है, ये आप भी जानते हैं। तो लकवा अगर प्रभावित करेगा तो किसको करेगा, कौन से अंग को करेगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। मिर्गी जो होता है ये भी तंत्रिका तंत्र से ही संबंधित है, या मिर्गी हो, लकवा हो, ये सब जो है आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज जो है हाइड्रोफोबिया, रेबीज हो या हाइड्रोफोबिया, रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होता है, आप जानते हैं, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो ये केंद्रीय एवं तंत्रिका तंत्र दोनों को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे सवाल बनता है कि पोलियो, पोलियो जो होता है वो तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। पोलियो जो बीमारी होता है, पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, लकवा हो गया, आपका मिर्गी हो गया, रेबीज जो काटता है, वो सब जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर आपसे पूछेगा कि स्कर्वी जो है मसूड़े को प्रभावित करता है, आप जानते हैं। पायरिया भी जो है मसूड़ों को प्रभावित करता है, ये तो आप सब जानते हैं। अगर पूछे मलेरिया जो होता है, मलेरिया जो होता है वो किसे प्रभावित करता है, मतलब मलेरिया जब होगा तो कौन से मानव शरीर का अंग को प्रभावित करता है, तो तिल्ली को, ठीक है, तिल्ली को, मतलब पिलिया को प्रभावित करता है, जिसे रिपलिन कहते हैं, रिपलिन भी कहते हैं, स्प्लीन भी कहते हैं, ये भी जानते हैं। कालाजार को अगर मान लीजिए कालाजार है तो कालाजार जो है किसे प्रभावित करेगा, पिलिया को ही करेगा, तिल्ली को ही प्रभावित करता है ना। अगर आपसे पूछे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर का एक रोग है। हेपेटाइटिस होता है तो किसे प्रभावित करता है, यकृत को, मतलब लिवर को प्रभावित करता है। पिलिया भी आपको लिवर को प्रभावित करेगा। क्वाइसियोक्रक, ये भी जो है आपको लिवर को प्रभावित करता है, क्वासियोक्रक बोलते हैं। अगर पूछे मेनिंजाइटिस जो बीमारी होती है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, माथे को करता है। अल्जाइमर जो है वो करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगर पूछे टेटेनस, टेटेनस जो है मेरु रज्जु को प्रभावित करता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। टेटेनस जो है वो मेरु रज्जु को प्रभावित करता है। ब्लड कैंसर अगर बात करें तो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म अगर बात करें किसे प्रभावित करता है, तो आंख को प्रभावित करता है। एस्टिग्मेटाइटिस बोलते हैं, वो जो है जीभ को प्रभावित करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने मन से ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि मेनिंजाइटिस जो है बहुत जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसलिए खुश रहा कीजिए, हंसा कीजिए, मुस्कुराते रहिए और प्रेशर ना लीजिए, क्योंकि जीवन में खुश रहिएगा तभी सक्सेस मिलता है, ये आप भी जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या है, एस्टिग्मेटिज्म जो आप पढ़े वो आंख को प्रभावित करता है। एस्टिग्मेटाइटिस बोलते हैं जो जीव को प्रभावित करता है, ठीक है। और ये भी देखिए, ये जो सवाल देख रहे हैं ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिसे एनसीफिलाइटिस बोलते हैं, ये भी मस्तिष्क से संबंधित है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ब्राइटस जो है किडनी को प्रभावित करता है, वृक्क को प्रभावित करता है, गुर्दे को, एक ही नाम है सबका। अगर आपसे पूछेगा ऑस्टियोमलेशिया जो है ये कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। कंकाल तंत्र मतलब हड्डी को प्रभावित करता है, आप जानते हैं। अगर ये हो गया कोलाइटिस, ये जो है छोटी बड़ी आंत दोनों को प्रभावित करता है। कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो आंख को प्रभावित करता है। जीरोपैथेल्मिया जो है आंख को प्रभावित करता है। राइनाइटिस बोलते हैं जो नाक को प्रभावित करता है ना। अगर आपसे पूछे स्पॉइडिलाइटिस बोलते हैं जो कि मेरुदंड को प्रभावित करता है। बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
मम्पस, ये सब जो है मानव शरीर में होने वाला बीमारी है, ठीक है। मम्पस जो होता है वो लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। अगर पूछे वाई सिनियोसिस जो होता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है ना, याद रखेंगे। एड्स की बात करते हैं तो एड्स जो है याद रखिए प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है प्रणाली को प्रभावित करता है, एड्स जो है आप अच्छे से जानते हैं। अगर पूछे आपसे गोनीरिया, गोनीरिया जो है सीसन को प्रभावित करता है, आप अच्छे से जानते हैं। और अगर आपसे पूछे कि सिफिलिस जो है किसे प्रभावित करता है, मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेंगू ज्वार जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। अगर पूछे इन्फ्लुएंजा जो होता है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। चेचक भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। छोटी माता जो होती है वो चेचक से ही संबंधित होती है, संपूर्ण शरीर को जो है प्रभावित करता है। खसरा जो होता है वो संपूर्ण शरीर को ही प्रभावित करता है। और हेपिस जो होता है वो त्वचा को प्रभावित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। उससे प्रभावित अंग, ठीक है। तो पदार्थ है और प्रभावित अंग है, ठीक है। तो प्रभावित अंग में आप जो है ये शब्द देखिए, और ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे एवेस्ट्रॉस जो है ये जो है प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होता है। अगर ये पदार्थ है तो समझिए कि आपका फेफड़ा प्रभावित होगा। आर्सेनिक है तो ये भी जान लीजिए यकृत को प्रभावित करता है, फेफड़े को और त्वचा को। ये तीन जो है आपको जो है प्रभावित करेगा, लिवर को करेगा, फेफड़ा को करेगा, स्किन को करेगा, मतलब त्वचा को करेगा। तो आर्सेनिक अगर पदार्थ है समझिए कि ये आपको प्रभावित करता है। अगर और देखिए आयरन ऑक्साइड पदार्थ है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड जो पदार्थ है वो क्या करता है, वो करता है, बोला जाता है लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स बोलिए या फुसफुस बोलिए, ये प्रभावित करता है, मतलब प्रभावित अंग है ये सब जो है। आप देख रहे हैं आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो अगर यूरेनियम की बात करते हैं तो अस्थि को प्रभावित करता है, अस्थि में तो हड्डी को प्रभावित करता है, और फेफड़े को व त्वचा, ये तीनों को प्रभावित करता है अगर यूरेनियम पदार्थ है तो। कुछ पदार्थ है ऐसे जो कि हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, बढ़िया से करते हैं। सो बेंजीन जो आप देख रहे हैं पदार्थ जो देख रहे हैं, ये जो है प्रभावित अंग। अगर आप पूछेगा आपसे कि बेंजीन पदार्थ से क्या होता है, कौन सा प्रभावित होता है, तो वो बताइएगा ल्यूकीमिया बता दीजिएगा, ठीक है। क्या बताइएगा, ल्यूकीमिया। अगर पूछे क्रोमियम, क्रोमियम जो आप पदार्थ देख रहे हैं उससे आप ध्यान रखना होगा, फुसफुस जो शब्द सुने आप ऊपर, है ना, एक फेफड़ा और साइनस, ये सभी को प्रभावित करता है। जैसे लेरिंग्स को प्रभावित करेगा, फेफड़े को प्रभावित करेगा, व साइनस को प्रभावित करता है, क्रोमियम पदार्थ जो होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे सब ये शब्द आ जाए कि एरोमेटिक एन जो है, एरोमेटिक जो है, एमीन जो है, ये बताइए कौन से पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ हैं, सॉरी ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमारे अंग को प्रभावित करते हैं। तो कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो मूत्राशय जो होते हैं उसे प्रभावित करता है। और भी सवाल क्या बनता है, देखिए यहाँ पे है विनाइल क्लोराइड, ये भी एक पदार्थ है जो कि मस्तिष्क व यकृत दोनों को प्रभावित करता है, मतलब जो है माइंड को, मतलब ब्रेन को भी और लिवर को भी प्रभावित करता है। कैडमियम जो बात करते हैं, कैडमियम एक पदार्थ होता है जो कि ब्रिक, फेफड़ा और प्रोस्टेट बोलते हैं, ये भी प्रभावित करता है। निकिल की बात करें तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। चारकोल की बात करें तो ये त्वचा व फेफड़े को प्रभावित करता है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खत्म करते हैं। और ये टॉपिक देख रहे होंगे आप, विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, जो विभिन्न कारकों से जो उत्पन्न हो सकते हैं वो बीमारी जो होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। कि वायरस है, बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है। तो वायरस से होने वाली जो बीमारी है, मतलब जीवाणु, विषाणु से होने वाले और जीवाणु से होने वाली बीमारी को हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले गलछुआ जो बीमारी होता है वो वायरस के कारण हो जाता है, ठीक है। खसरा जो भी है, खसरा जो है, खांसी उसी का जो है वो वायरस के ही कारण होते हैं और कोई कारण नहीं होते, उसमें बैक्टीरिया के कारण नहीं होते। तो खसरा होना, खांसी होना, सर्दी होना, ये सब जो है क्या है, विषाणु के कारण होते हैं। गलछुआ का होता है, गलछुआ मतलब खसरे से ही संबंधित है, वो भी समझिए एक वायरस है। चेचक है, चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं, चेचक है, वो भी वायरस से संबंधित है। पीलिया जो बीमारी होता है, पीलिया एक बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी होता है जो कि वायरस से ही होता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है वायरस से बच के रहने के लिए और बहुत ध्यान देना होता है। रेबीज, रेबीज जो है कुत्ता के काटने से हो जाता है, आप जानते हैं। तो रेबीज जब काटता है तभी तो वायरस होगा, मतलब किसी के द्वारा अगर आ रहा है वो वायरस है। अगर किसी के द्वारा नहीं आकर खुद अंदर से शारीरिक रूप से अपने आप जो शरीर से हो जाए, आपके आंतरिक शरीर से हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो वो बैक्टीरिया के कारण होता है। बस इतना ही जान लीजिए। वायरस मतलब कि बाहर से आना, ये ट्रिक याद रखिएगा। वायरस मतलब बाहर से आना और बैक्टीरिया मतलब अंदर की बात हो रही है, ठीक है। एड्स भी जो है आपका एक वायरस ही है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए गलती से किसी का सुई अगर हो जाता है, जिन्हें एड्स है उनका अगर सुई आपके शरीर में लग जाता है तो हो जाता है। तो और भी कारण है, तो ये सभी वायरस है, बाहरी प्रकोप है। इन्फ्लुएंजा ये भी एक वायरस है। जुकाम, जुकाम जानवे करते हैं, जुकाम, सर्दी, बुखार, खसरा, ये सब जो है सब वायरस है। बाहरी देखते हैं, एलर्जी सुने होंगे कि एलर्जी हो गया है, तो क्यों? ये सब वायरस है, बाहरी चीज से जो आपके अंदर जा रहा हो, बाहरी प्रकोप है। रेबीज ये भी बाहरी प्रकोप है। चेचक ये भी बाहरी है। पीलिया बाहरी से। तो इस तरह से मस्तिष्क ज्वार भी होता है, ये वायरस ही होता है। डेंगू क्या है? डेंगू सबसे इजी, डेंगू तो आजकल चला था,
और चलता भी है डेंगू। डेंगू क्या है, मच्छर के द्वारा होता है, तो मच्छर काटने से क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। डेंगू भी वायरस ही हो गया ना, क्योंकि बाहरी प्रकोप है, हमारी बॉडी को बाहर से आके डेंगू जो है काट दिया हमारी बॉडी में, स्किन पे, तो क्या हो गया, उसके कारण क्या हो गया, हमें शरीर में जब फैल गया वायरस तो डेंगू हो गया, तो मच्छर के द्वारा आया। तो ये भी जो भी बाहर से आ रहा हो या बाहर से कहिए, तो वो सब वायरस हो जाएंगे। और एक है हार्पिस, हार्पिस भी एक वायरस है, ठीक है। अब सुनिए एक और, अब चलते हैं बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया पढ़ते हैं और फिर प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया मान लीजिए जीवाणु से होता क्या क्या है, तो निमोनिया, ये भी आपके शरीर में ही है बैक्टीरिया, और उसी से निमोनिया हो गया। टेटनस कैसे हो जाता है, मान लीजिए कहीं खरोच लग गया, लोहे से लग गया या कुछ हो गया, उसका ध्यान नहीं दीजिएगा, तो आपके अंदर जो खपा है, मान लीजिए लोहा खप गया हो बॉडी में, तो क्या होता है, धीरे धीरे फैल जाता है, अगर ध्यान नहीं देंगे, सुई नहीं लेंगे, तो वही तो बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। तो ये भी टेटनस भी है, एक बैक्टीरिया है। निमोनिया भी आप जानते ही हैं, बच्चों के लिए होता है, क्योंकि ये ज्यादा अटैक करता है, तो बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। ध्यान नहीं रखने से, साफ सुथरा पे नहीं रखिए, निमोनिया होने का चांस रहता है। कुष्ठ रोग, ये सब भी जो है बैक्टीरिया है। निमोनिया हो गया, टेटनस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, ये सब बैक्टीरिया के कारण होते हैं, याद रखिएगा। तो ये सब ध्यान देना रहता है। जैसे क्षय रोग, क्षय रोग मतलब टीबी भी कहते हैं, तो ये भी एक बैक्टीरिया है। क्षय रोग भी क्या है, बैक्टीरिया ही है। टीबी कहने का मतलब तपेदी सब जो है बैक्टीरिया है, ये मान के चलिएगा। हैजा, हैजा क्या है, हैजा भी आपका बैक्टीरिया है। अब अच्छा पानी नहीं, शुद्ध पानी मत पीजिए, तब होने का चांस है, तो साफ सुथरा पानी बोलता है। तो ये सब ध्यान न देने के कारण हो जाता है। बैक्टीरिया भी आपको बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सिफिलिस, सिफिलिस बोलते हैं, ये भी एक बैक्टीरिया का ही बीमारी है, बैक्टीरिया है सिफिलिस। प्लेग का नाम भी सुने होंगे, तपेदी का नाम सुने ही हैं। टाइफाइड तो समझिए आंत को प्रभावित करता है, मैंने बताया भी, ये भी है। टाइफाइड जो बीमारी होता है वो भी क्या होता है कि आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस भी एक बीमारी जो है वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए ये तो आप जान गए। अब चलिए थोड़ा प्रोटोजोआ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो प्रोटोजोआ में जो है मलेरिया, मलेरिया बुखार आता है, वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। पायरिया, ये सब जो है आपका प्रोटोजोआ से आता है। पेचिस, ये सब जो है प्रोटोजोआ है। कालाजार, ये भी प्रोटोजोआ है। डायरिया, डायरिया जो है बीमारी होता है, बहुत फैला था बिहार में। बिहार का कौन सा साल बताइए, यस बताइए, जिसमें बहुत भयानक ये फैला था और बहुत हानि हुआ था, बताइएगा। फाइलेरिया, फाइलेरिया जो कि मच्छर से ही होता है, ये भी जान लीजिए। डायरिया, पेचिस, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया और निद्रा रोग। क्या निद्रा रोग, ये प्रोटोजोआ है। फाइलेरिया प्रोटोजोआ है, डायरिया प्रोटोजोआ है, कालाजार प्रोटोजोआ है, पेचिस आपका पायरिया और मलेरिया, ये सब जो है प्रोटोजोआ है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस पे ज्यादा टाइम इसलिए दिए क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनता है, ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, और आप हमसे ज्यादा नॉलेजेबल में तो जानते हैं। पिलिया, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। डेंगू ये पूछता है कि वायरस से संबंधित, इतने ये जो मैंने गोल घेरा लगाया इससे ज्यादा सवाल पूछता है। बैक्टीरिया में कौन कौन, क्षय रोग से पूछता है, टेटनस से पूछता है, निमोनिया पूछता है, और प्लेग पूछता है, तपेदी पूछता है, टाइफाइड पूछता है, मेनिंजाइटिस, ये कौन सी है, तो बैक्टीरिया है, बस इतना ध्यान रखना है। और अगर आपसे प्रोटोजोआ से पूछेगा तो कालाजार पूछता है, पायरिया पूछता है, मलेरिया पूछता है, निद्रा रोग और फाइलेरिया पूछता है, निद्रा रोग और फाइलेरिया पूछता है, डायरिया भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मनुष्य में होने वाले रोग एवं कारक पढ़ेंगे। तो रोग एवं कारक को एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट पढ़े, जैसे निमोनिया है, बैक्टीरिया है ना, टेटनस क्या है, बैक्टीरिया है, मलेरिया क्या है, बता सकते हैं। तो आप चलिए हम दिखा देते हैं आपको। जैसे आप देख रहे होंगे मलेरिया, मलेरिया किस में आएगा, प्रोटोजोआ में आएगा। तो इस तरह जो है आपका देख रहे हैं, कालाजार क्या है, तो आपका देख रहे होंगे जो है प्रोटोजोआ में है। टाइफाइड क्या है, आप बैक्टीरिया है। हैजा क्या है बता सकते हैं, तो हैजा भी आप पढ़े थे कहाँ, देखिए आपको बैक्टीरिया में पढ़े थे। तो ये जो है आपका रोग है एक तरफ, और इसका रोग का कारक है, लक्षण जो है वो क्या है, ये पढ़ना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और ध्यान रखते हैं कि आप सिर्फ सुनने के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान रखिए, आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप मत वीडियो देखिए, सिर्फ ईयरफोन लगा के सुनिए ऑडियो की तरह, बस एग्जाम देने जाइए, हो जाएगा। तो चलिए जैसे देखिए मैं बता दूं, निमोनिया, निमोनिया जो है इसका कारक क्या है, इसका नाम जान लीजिए, पूरा नाम जान लीजिए। तो याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया तो जान ही रहे हैं आप, निमोनिया बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा अगर कारक पूछे कि निमोनिया का कारक क्या है, रोग तो आप देख रहे हैं, इसका कारक क्या है, लक्षण क्या है ना, तो हम बोलेंगे डिप्लोकोकस निमोनिया बोलेंगे। ये हो गया। आपसे पूछेगा टेटनस जो रोग है उसका कारक क्या है, उसका नाम बताइए। तो टेटनस का टीटेन तो आप पढ़ लिए, टीटेनी, लेकिन पूरा पढ़ना होगा तो पढ़ने के लिए आप सिर्फ सुनिए, इसे मैं तोड़ के पढ़ाता हूँ। क्लॉ, याद रखिएगा, क्लॉस्ट्रीडियम बोलते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बोलते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनी क्या है, तो टेटनस रोग का कारक मानते हैं। ये तो आप पढ़ लिए। तो आप जान गए कि टेटनस का जो कारक है आप पढ़ लिए, क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनियम बोलते हैं।
टेटेनी बोला जाता है। अब बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया जो आप देख रहे हैं, मलेरिया जो रोग है उसका कारक क्या है, लक्षण क्या है, तो उसे हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। तो अगर मलेरिया का जो रोग है उसका कारक पूछे तो प्लाज्मोडियम एक लगा के आ सकते हैं ना। हम अगर इस वन लाइनर के बाद अगर मॉक टेस्ट मार लगा चुके हैं तब तो सही है। अगर मॉक टेस्ट मेरा नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा कि ये वन लाइनर पढ़ के मॉक टेस्ट देने जाइए, आपको 100% आपको इसी जगह प्रूफ मिल जाएगा कि हमारा तैयारी कैसी है ना? तो ज़रूर जाइएगा। अगर पूछेगा कालाजार की बात करते हैं, कालाजार जो रोग है उसका कारक पूछिए, लक्षण पूछ रहा है तो लीशमानिया बोलिएगा, लीशमानिया बोलते हैं। तो लीश अलग कर दीजिए, ठीक है? लीश अलग कर दीजिए, अमानिया अलग कर दीजिए, तो लीशमानिया बोल दीजिएगा। तो कालाजार का जो है कारक पूछे तो लीशमानिया बोलिएगा। अगर बात करते हैं ये सब तो जानते हैं, कालाजार, मलेरिया, ये सब जो है क्या है? बता सकते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कालाजार तो आप पढ़े हैं और मलेरिया पढ़े हैं, ये सब प्रोटोजोआ में आता है। टेटेनस क्या है? बैक्टीरिया में आता है ना? तो ये आप जानते हैं। टाइफाइड क्या है? तो एक बैक्टीरिया है। तो टेटेनस की बात करते हैं तो टेटेनस को टाइफोसा बोलते हैं। अगर टाइफाइड का रोग जो है उसका कारक अगर पूछ रहा है तो वो टाइफोसा बोलते हैं। और टाइफोसा तो है ही, उसका पूरा नाम अगर क्या बोले तो साल्मोनेला टाइफोसा बोलिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हैजा का। तो हैजा क्या है आप कमेंट बॉक्स में करिए। अभी जस्ट मैंने ऊपर पढ़ाया है। हैजा क्या है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, क्या है? तो हैजा का आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इससे क्या होता है कि आपको याद कितना हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हैजा की बात करते हैं तो हैजा का अगर कारक पूछे, लक्षण पूछे तो देखिए बी व्रियो बोलिएगा। बी व्रियो जो है कोलेराई बोलिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तोड़ा नहीं बढ़िया से, मैं तोड़ देता हूँ। तो हैजा जो रोग है उसका अगर मान लीजिए कारक पूछे, लक्षण पूछे तो यहाँ पे तो वी है, व्री कर दीजिए, ब्रियो है ना, ब्रियो। तो बी ब्रियो, कोल अलग कर दीजिए, कोले अलग कर दीजिए और राई अलग कर दीजिए, कोले राई हो गया। तो पूरा नाम समझ गए, बी बिब्रो कोले राई हो गए। तो ये हैजा का जो है आपका लक्षण है। अगर बात करें प्लेग का, प्लेग का कारक अगर आपसे पूछ रहा है तो प्लेग का क्या बताइएगा? क्या बताएंगे? पेस्टिस है ना, या पेसिस्ट बोल सकते हैं, सिंपल बात। तो चलिए पूरा इसका उच्चारण करते हैं कि क्या है। पूरा नाम अगर प्लेग का बोल दे कि प्लेग जो है उसका पूरा कारक का नाम बताइए तो आप क्या बोलिएगा? उससे बोलिएगा पास्टेयुरेला। ठीक है, याद रखिएगा, पास्टेयुरेला बोलिएगा। और फिर उसके बाद और क्या है? पेस्टिस बोल दीजिएगा। ठीक है, पेसिस्ट ऐसे बोलते हैं, पूरा नाम है पेसिस्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पे कभी कभी दे देता है वैसा, ठीक है, भारी आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा। अगर मान लीजिए कुष्ठ रोग है, अब कुष्ठ रोग जो है आप ये बताइए, कुष्ठ रोग वायरस या बैक्टीरिया, आप ये सब भी कमेंट करते चलें, है ना, इससे याद होगा आपको। अगर मान लीजिए कुष्ठ रोग है तो इसका अगर मान लीजिए कारक पूछ रहा है तो इसका है लेप्री। लेप्री ये पूरा नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लीजिए कुष्ठ रोग बैक्टीरिया है, क्लियर तो कर दिया यहाँ पे, है ना। बैक्टीरियम अलग गया तो बैक्टीरिया है, क्लियर हो गया। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री हो गया। तो कुछ-कुछ चीज़ है कि जो कि नाम दिया हुआ है, जैसे देखिए क्षय रोग भी टीबी जो है बैक्टीरिया ही माना जाता है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये भी तो आपका बैक्टीरिया में आता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है किसका कारक है? मतलब क्षय रोग का कारक है। कुष्ठ रोग का कारक कौन है? तो हम बताएंगे माइकोबैक्टीरियम तो है, लेप्री है, बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, डिप्थीरिया जो आप देख रहे हैं, ये बताइए डिप्थीरिया है क्या? बैक्टीरिया है कुछ और है? अगर आपको लग रहा होगा, डाउट लग रहा है तो चलिए हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए कुष्ठ रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, है ना, टाइफाइड हो गया, आप देख ही रहे हैं, है ना। अब देखिए आगे आपका डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया बताइए क्या है? डिप्थीरिया भी आपका बैक्टीरिया में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया खुद अपना नाम दे रहा है कि मैं वायरस, मतलब मैं जीवाणु हूँ, वायरस नहीं हूँ। डिप्थीरिया तो कैसे? तो देखिए बैक्टीरिया, डिप्थीरिया का जो कारक है वो है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। खुद डिप्थेरी बोल रहा है कि मैं खुद डिप्थेरी हूँ, तो कारक हुआ कि नहीं, लक्षण हुआ कि नहीं। अब बैक्टीरियम तो लगा हुआ है, तो कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी जो है इसका रोग का कारक है, तो ये डिप्थीरिया रोग का कारक है। क्लियर हो गए। अगर पूछे काली खांसी का, तो काली खांसी हेमोफिलस परट्यूसिस है। तो काली खांसी जो है हेमोफिलियस परट्यूसिस है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सिफिलिस, सिफिलिस क्या है बताइएगा? तो सिफिलिस जो है ट्रेपोनेमा पैलिडम है। क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम है, ये सिफिलिस की कारक है। कि हम क्लियर करते हैं, सुनिए। कीट है और उनके द्वारा संचारित रोग है। तो देखिए एक तरफ आपको कीट दिया हुआ है, एक तरफ संचारित रोग है, मतलब संचरित रोग बोला जाता है, सही साफ साफ यही शब्द है। तो सुनिए क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कीट मादा एनोफेलिज एक जो है कीट है, मादा एनोफेलिज जो है एक कीट है, इंसेक्ट है। इससे कौन सी संचालित रोग होता है, मतलब कौन सा बीमारी हो सकता है? तो ये मलेरिया ज्वार होता है।
क्लियर हो गए। अगर मादा एनोफिलीज काट दिया आपको तो समझिए मलेरिया ज्वार है। देखिए आपको मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं तो आप ही को मच्छर काटेगा, मतलब अपने आप से भी मैं जोड़ सकता हूँ। ये याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, जिससे क्या होता है कि याद हो जाता है अगर क्वेश्चन आता है तो। ये मत लीजिएगा कि मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मादा क्यूलेक्स, मान लीजिए मादा क्यूलेक्स हमको काटा, मान लीजिए अगर मादा क्यूलेक्स काटा तो ये जानते हैं फाइलेरिया हो जाता है, जो कि हाँ फाइलेरिया होता है पैर में, आप जानते हैं काटता है तो फाइलेरिया होने की संभावना होती है। तो ये मच्छर तो समझिए बच के रहिए, पता तो चलता नहीं है कि कौन सा कहाँ मच्छर है ना? तो वो तो अलग बात है। मादा एडिस एजिटाई नाम ही है, मादा एडिस एजिटाई जो मच्छर है वो मान लीजिए क्या होता है, कौन सा रोग होता है, संचरित करता है पीत ज्वार का संचरित करता है, बहुत खतरनाक बात है। अब बात करते हैं ग्लाइसिना पपेलिश। ग्लाइसिना पपेलिश जो है एक कीट है जो कि निद्रा रोग जो है क्या करता है, निद्रा रोग खूब आता है, मतलब नींद की जो है बीमारी हो जाती है, मतलब खूब नींद आएगा अगर ये काटता है मच्छर तो ये जो है बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, घरेलू मक्खी की बात करें जो कि हैजा फैलता है, घरेलू मक्खी का आप जानते हैं, घरेलू मक्खी अगर खाने उने पे बैठते हैं तो हैजा होने की संभावना रहता है। खटमल की बात करें तो चागाछा रोग होता है, चागाछा रोग बोला जाता है, चा अलग कर दिए, गाछ अलग कर दिए, रोग अलग कर दिए, चागाछा रोग। तो खटमल में कौन सा रोग होता है, चागाछा रोग होता है। अगर आपसे पूछेगा पेडिकुलम, तो पेडिकुलम क्या है, टाइफाइड है, क्या है, टाइफाइड है, जो है टाइफाइड रोग संचरित करता है, मतलब टाइफाइड रोग हो जाता है। अगर बालू मक्खी अगर काटे मान लीजिए तो वो कालाजार हो जाता है, बहुत खतरनाक बात है। ठीक है, ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपना ये सब बीमारी जो है सुने हुए हैं, जो कि हम चाहते हैं कि आप एग्जाम में जाए तो भूले नहीं। अब जैसे देखिए टिवेनस मक्खी जो है वो है सुरा रोग, सुरा रोग जो होता है वो टिवेनस मक्खी के काटने से हो जाता है। याद हो गया? तो चलिए ये हमको करना है क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये आप जानते हैं। तो चलिए प्रमुख रोग की बात करें और संबंधित टीके। अब मान लीजिए रोग होता है, रोग फैलता है, रोग का कारक ये भी जरूरी है, कौन से कीट से कौन सा रोग होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ने चलते हैं रोग संबंधित टीके। कहने का मतलब है कि अब रोग हुआ है तो उसका टीका भी तो बन रहा होगा, तो दम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, वो बनता भी है। तो एक तरफ रोग है, एक तरफ टीके हैं। जैसे पोलियो जो है, याद रखिएगा पोलियो जो बहुत कॉमन बीमारी है, मतलब कहने का मतलब है कि सब तो बाद में स्टैटिक जीके में बात करेंगे, उस सब या करंट की बात होगी तो याद रखिएगा पोलियो की बात करें, रोग की बात करें तो टीके की बात करें तो पोलियो रोग जो है याद रखिए हम मैम्पास वैक्सीन कहते हैं, जिसे MMR कहते हैं। खसरा मान लीजिए रोग है तो उसके लिए भी एक टीका बना है जिसे मैम्पास वैक्सीन ही बोलते हैं, जिसे MMR बोलते हैं। पोलियो सॉरी पोलिया मतलब पॉल जैसे याद हो जाता है, सॉरी, कहने का मतलब पोलियो और खसरा का जो है एक ही टीका होता है जिसे MMR बोलते हैं, जिसे मैम्पास वैक्सीन बोलते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम लोग टीबी की। टीबी आप जानते हैं, आप टीबी के बारे में, टीबी तपेदी क्षय रोग जो कर सकते हैं, कहिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीबी रोग है, अगर उसके लिए कौन सी वैक्सीन होती है आप आज याद कर लीजिए, क्या होता है, BCG का टीका लगता है। बहुत बार सुने होंगे टीबी की बीमारी के लिए कौन सी टीका लगाते हैं हम लोग, BCG का, और मैंने मॉक टेस्ट में भी करवाया है, तो ये अब भूलिएगा मत। ठीक है, तो BCG का टीका अगर लगता है तो क्यों लगता है, तो ये टीबी की बीमारी को दूर करने के लिए लगाते हैं, ऐसे याद करिएगा। अगर पूछे डिप्थीरिया और टेटनस, अब डिप्थीरिया और टेटनस जो है हम मानते हैं कि ये बैक्टीरिया है, पढ़े हैं हम ऊपर, लेकिन इसका टीका भी तो होगा, टेटनस का भी टीका आता है, डिप्थीरिया का भी टीका आता है, तो इसका आता है DPT, नाम है डिप्थीरिया DPT, ऐसे याद रखिएगा। डिप्थीरिया टेटनस का टीका होता है DPT का टीका लगाइए और डिप्थीरिया टेटनस रोग भगाइए, ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। थोड़ा फन कर लेता हूँ कि आपको मन लगे। काली खांसी की बात करते हैं तो काली खांसी हो, डिप्थीरिया हो या टेटनस हो, ठीक है, अगर काली खांसी है तो उसमें भी आपको DPT का टीका लगाइए। तो DPT का टीका लगवा लीजिए तो डिप्थीरिया टेटनस काली खांसी से मुक्त हो जाइएगा, मतलब ये सब बीमारी नहीं होगा। याद कर रहे हैं ना, याद हो रहा है, कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। करते हैं टाइफाइड की बात करते हैं, तो टाइफाइड की टीका के लिए क्या होता है, टाइफाइड वैक्सीन कहते हैं। तो अगर टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड जो रोग होता है उसके लिए टीका होता है जिसे टाइफाइड वैक्सीन ही कहा जाता है। ठीक है, अगर छोटी माता होता है, छोटी माता अगर हो गए तो छोटी माता होते हैं उनके लिए भी टीका आता है जो कि रूबेला वैक्सीन कहा जाता है। ठीक है ना, तो छोटी माता जो रोग है उसके लिए टीका आता है, उसका टीका का नाम है रूबेला वैक्सीन। अगर जर्मन खसरा एक होता है, खांसी की बात करते हैं, अगर जर्मन खसरा की बात करें तो जर्मन खसरा में या छोटी माता हो दोनों में एक ही टीका लगता है, रूबेला वैक्सीन। क्या लगता है, रूबेला वैक्सीन लगता है, ये आप जानते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चले। तो मानव रोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अब रोग से संबंधित जो तथ्य है महत्वपूर्ण, अब चलिए इसे थोड़ा फन करते हैं
और थोड़ा मसाला डालते हैं। कैसे? देखते हैं क्या दिमाग में आता है। देखिए, जैसे मान लीजिए विषाणु जनित रोग है। अब विषाणु जनित मतलब वायरस। वायरस जनित रोग अगर आपसे पूछे तो कौन-कौन आता है? तो आप अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं चेचक, खसरा मतलब खाँसी का जो भी है वो सब वायरस है। पोलियो, डेंगू ज्वार, डेंगू भी है आपका। इन्फ्लुएंजा आप जानते हैं। मस्तिष्क शोथ ये भी आप एक वायरस है। ट्रैकोमा ये भी वायरस है। रेबीज ये भी वायरस है। और गलतशुआर ये तो पढ़ चुके हैं सब। इसी को बस ऐसे कर दिया है। वायरस ही आएगा, कोरोना इसमें नहीं दे रहा है। इसका मतलब दिमाग में छाप लीजिए कि कोरोना क्या है? वायरस है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए तो खेल मत कीजिएगा मजाक। वायरस टिकेगा क्या जाएगा? क्योंकि कोरोना तो आप लोग सब देखे हैं, तो वायरस ही तो है। तो विषाणु जनित रोग अगर पूछे ना, तो मान लीजिए विषाणु जनित मैंने बोला ही था। वायरस मतलब बाहर से आया हुआ चीज, बाहर से आकर हमारे शरीर में आक्रमण कर दे, अटैक कर दे, बीमार कर दे, उसी को कहते हैं। ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। याद हो रहा है कि नहीं है ये बताइएगा। अगर बात करते हैं जीवाणु की बात करते हैं, तो विषाणु तो पढ़ लिए, वायरस, जीवाणु पढ़ेंगे मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन है? तो हम अभी जस्ट पढ़े टेटनस, टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग और मेनिंजाइटिस। ठीक है, सैटिस हो गया। अब और क्या है? सिफिलिस हो गए, काली खांसी, ये सब देखिए काली खांसी जो है एक बैक्टीरिया में डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए जीवाणु जनित रोग तो जान गए, ये पढ़े हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेटनस, टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग, मेनिंजाइटिस, ठीक है, सिफिलिस, काली खांसी, ये सब जो है आपका जीवाणु में आ जाता है। आगे चलिएगा, कवक जनित रोग, कवक जनित फंगस जनित रोग कौन कौन है? तो वो है आपका एथिल फूड, याद रखिएगा, अल्टरनेरिया, ये सब जो है जनित रोग है, कवक से होने वाली बीमारी है। अगर बात करें अमीबा, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन है? तो मलेरिया और पेचिस है, ये दो इंपॉर्टेंट है जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? एनीमिया है। एनीमिया जो है लोहे की कमी से, आयरन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है, बता सकते हैं? तो प्रोटीन की अगर कमी से होने वाला, ज्यादातर तो ये बच्चे में होते हैं, जिसका नाम है क्वाशी, याद रखिएगा, क्वाशियोरकर, याद रखिएगा, नाम ही है योर कर, ऐसे याद रखिएगा। क्वाशी अलग कर दिएगा, क्वाशी योरकर बोला जाता है। एक और बीमारी होता है जिसे मराशम बोला जाता है, मराशम्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे मरा अलग कर दीजिए, शम्स अलग कर दीजिए, मराशम्स, ये भी एक बीमारी है, प्रोटीन की कमी से होती है। आगे चलेंगे, अल्प एवं असंतुलित भोजन से उत्पन्न रोग कौन सा है? कुपोषण। देखिए अल्प भोजन करिएगा, असंतुलित भोजन अगर करते हैं तो वो कुपोषण के शिकार होते हैं, ये जानते हैं। ठीक है, ये मान गए। अगर मानते हैं ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? तो हाइपो, याद रखिएगा, हाइपो, ठीक है, किज्मा, याद रखिएगा, हाइपोकिज्मा। तो ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम है हाइपोकिज्मा। क्लियर हो गए। अगर बात करते हैं आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो ये बताइएगा, ग्वाइटर, घेंगा रोग। ठीक है, ग्वाइटर बोलिए या घेंगा रोग बोलिए, ये दिक्कत नहीं है। अगर इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग का नाम बताइए, मधुमेह और डायबिटीज बता देंगे। ठीक है, मधुमेह एवं डायबिटीज बता दीजिए, मतलब मधुमेह कहिए या डायबिटीज कहिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो है। तो इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होता है, इसलिए इंसुलिन को ठीक रखिए। हीमोफीलिया, ये सब ज़्यादा जो एज होने पे, ज़्यादा एज होने पे हो जाता है, ये तो कॉमन बात है। हीमोफीलिया, वर्णतंत्रता, किस प्रकार के रोग हैं? तो ये आनुवांशिक रोग हैं, याद रखिएगा। हीमोफीलिया और वर्णतंत्रता, जो भी रंग पहचानने में जो दिक्कत होती है, वो ये सारी बीमारी जो है जेनेटिक मानी जाती है, आनुवांशिक रोग मानी जाती है। अगर मान लीजिए वसा, फैट, वसा की कमी से क्या होता है बताइएगा? तो इस शरीर का विकास रुक जाता है अगर वसा की कमी होती है तो। अगर बात करते हैं मलेरिया रोग, मलेरिया रोग का कारक क्या है पता है? प्लाज्मोडियम है। तो मलेरिया रोग का कारक माना जाता है प्लाज्मोडियम, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है सब। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग का संक्रमण होता है उत्पन्न। ठीक है, अगर पूछे सार्स, सार्स एवं बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो विषाणु। अगर बर्ड फ्लू बोलें या सार्स बोलें, इससे अगर होता है, एक सूक्ष्मजीव है जिससे, अगर मानिए बर्ड फ्लू का नाम सुने होंगे, आया था उस समय कि बर्ड फ्लू भी आ गया है कोरोना के समय में, तो बर्ड फ्लू जो आया था वो विषाणु ही है।